हंसते हंसते कट जाएंगे आपके आईडीटी के रास्ते। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स का टीचर सीए करण शेठ, और इस वीडियो में हम लोग खात्मा करने वाले हैं ई वे बिल और रिटर्न्स का। यस माय डियर फ्रेंड्स, सुपर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिलेगा, एंड जो भी इसके अंदर अमेंडमेंट्स है दोस्तों वो भी कवर हो जाएंगे। तो बस दिल थाम के बैठिए और अच्छे से दोस्तों ये कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करिए। ठीक है, लेट्स गो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स गो। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं ओके कि ई वे बिल अगर ये प्रोविजन ओके आया है तो क्यों आया है और उसके एडवांटेजेस क्या है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला ओके अगर बेनिफिट ई वे बिल का है तो वो ये है कि भैया इट एलिमिनेट स्टेट बाउंड्री चेक पोस्ट टू फैसिलिटेट फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो पहले क्या होता था कि हर एवरी टाइम यू नो क्रॉस अ स्टेट आपको हर बार रुकना पड़ता था, बार बार रुकना पड़ता था। ठीक है, पर ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है। अब आपने जैसे ही ई वे बिल जनरेट कर दिया है, आपने वो डिटेल्स के आपका ट्रक कहाँ से निकल रहा है और कहाँ पे जा रहा है, उसका व्हीकल नंबर क्या है, उसमें क्या क्वांटिटी ऑफ गुड्स है, क्या नेचर ऑफ गुड्स है, राइट, वो सब की डिटेल दोस्त ऑलरेडी पोर्टल पे होती है अपलोडेड। ठीक है, यस। तो अब आपको कहीं पे भी क्या है बीच में रोका ही नहीं जाता। अगर कोई संदेह है तो एक बार रोका जाएगा, आपकी ओके तलाशी ली जाएगी, अगर आपके सब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है तो भैया आपको भेजा जाएगा, पर एक से ज़्यादा बार आपको कभी नहीं रोका जाएगा, ये याद रखना माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो इससे क्या है कि आपका जो लीड टाइम है वो कम्प्लीटली कम हो जाता है और फटाफट गुड्स पहुंच जाते हैं उसके डेस्टिनेशन पर। ठीक है, नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, improves turnaround time of trucks and helps logistical industry। yes my dear friends, लॉजिस्टिकल इंडस्ट्री को बहुत हेल्प करता है, राइट, क्योंकि जो डिस्टेंस वो पहले ओके लेट्स से फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर कवर करने के लिए उनको पहले लेट्स से ओके 10 नहीं 100 किलोमीटर कवर करने के लिए लेट्स से उनको एक दिन लगता था, अब शायद क्या है आधा दिन लगे। क्यों? क्योंकि अभी बीच में रुकना ही नहीं पड़ेगा और एक ही दिन में वो लोग ज़्यादा किलोमीटर्स कवर कर पाएंगे, तो ज़्यादा फ्रेट जनरेट होगा, ज़्यादा फ्रेट जनरेट होगा तो ज़्यादा सेल्स होगा, ज़्यादा रेवेन्यू होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा, एंड अकॉर्डिंगली दोस्तों आपका शेयर प्राइस भी बढ़ जाएगा। इसलिए जीएसटी जब नया नया आ रहा था या जब बातें भी चल रही थी कि जीएसटी आएगा, इस तरह से ई वे बिल के प्रोविजंस होंगे तो चेक पोस्ट पे उसको रोका नहीं जाएगा, तो उसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो बहुत सारी लॉजिस्टिकल कंपनीज जो है राइट उनका माय डियर फ्रेंड्स बहुत सारा शेयर प्राइस बढ़ गया था। यस, मुझे याद है, अभी भी गति है, वीआरएल लॉजिस्टिक्स है, ओके ब्लू डार्ट है, ये सब के क्या है बढ़ गए थे शेयर प्राइसेस बिकॉज ऑफ दिस इंपॉर्टेंट फीचर माय डियर फ्रेंड्स। ओके, कि चेक पोस्ट पे अभी चेकिंग नहीं होगी बार बार। ठीक है, दूसरा ई वे बिल जनरेट कब होगा माय डियर फ्रेंड्स, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, ओके जब भी क्या है इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स होगा, ओके और उसका कंसाइनमेंट वैल्यू क्या बेटा, कंसाइनमेंट वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू नहीं, क्या कंसाइनमेंट वैल्यू अगर एक्सीड होता है 50,000 से, तो फिर याद रखना ओके वो सप्लाई हो या रीजंस अदर देन सप्लाई हो या फिर ड्यू टू इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, इन तीनों में से कोई भी एक केस हो, सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, उस केस में भैया ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। तो सप्लाई है यानी आपने कुछ बेचा है, अदर देन सप्लाई यानी आपने कुछ भेजा है, लेट्स से फॉर अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न, राइट, या फिर जॉब वर्कर को भेजा है तो वहाँ पे भी आप कुछ भेजते हो, बेचते नहीं। ठीक है, एंड लेस्ट इज ड्यू इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, तो फिर ये चीज़ माय डियर फ्रेंड्स याद रखना ओके कि आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि भैया कंसाइनमेंट वैल्यू इज ऑल्सो मोर देन 50,000। ठीक है, डन। अब मुद्दा यह है कि भैया ई वे बिल जनरेट कौन करेगा, सप्लायर करेगा, रिसीवेंट करेगा, ट्रांसपोर्टर करेगा, कौन करेगा? तो गवर्नमेंट ने बोला देख जो भी मूवमेंट इनिशिएट करता है वो ही डेफिनेटली क्या ई वे बिल जनरेट करेगा। तो आज इफ द सप्लायर इज अ रजिस्टर्ड पर्सन एंड अंडरटेक्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो सप्लायर विल जनरेट ई वे बिल। ठीक है, जो रिसीवेंट एक्सेप्ट करेगा। दूसरा, इफ रिसीवेंट इज अ रजिस्टर्ड पर्सन और वो मूवमेंट इनिशिएट कर रहा है तो रिसीवेंट विल जनरेट ई वे बिल जो सप्लायर एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, और अगर क्या है
इफ गुड्स आर सप्लाइड बाय अनरजिस्टर्ड सप्लायर टू रजिस्टर्ड रिसिपेंट, तो भैया इसमें रिसिपेंट के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, रिसिपेंट को ही ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड इन केस क्या है दोस्तों, सप्लायर रिसिपेंट दोनों अनरजिस्टर्ड होता है, तो भैया यहाँ पे ट्रांसपोर्टर भी क्या है, ई वे बिल जनरेट कर सकता है, या फिर ओके सप्लायर या रिसिपेंट दोनों में से कोई भी एक इनिशिएटिव लेके भी ई वे बिल जनरेट कर सकता है। ई वे बिल जनरेट करने के लिए ओके, टू जनरेट ई वे बिल नेसेसरी नहीं है कि आप रजिस्टर्ड पर्सन ही हो, नहीं, बिकॉज ई वे बिल का जो क्या है पोर्टल है मेरे बंधु, वो जीएसटी पोर्टल से अलग है, ठीक है। वहाँ पे पैन से भी काम चल जाएगा, जीएसटी नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज कंसाइनमेंट वैल्यू में क्या क्या लेंगे और क्या क्या नहीं लेंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले बोला कंसाइनमेंट वैल्यू का सीधा क्या है, वैल्यू आएगा ओके वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 15 से। तो अंडर सेक्शन 15 में दोस्तों आप जो भी चीज़ें ऐड लेस करते हो वो एज इट इज ही रखना, ओके ओके। जो आप डिक्लेयर करते हो या तो टैक्स इनवॉइस में, डिलीवरी चालान में, बिल ऑफ सप्लाई में, इन रिस्पेक्ट टू सेड कंसाइनमेंट, ठीक है। तो प्लीज़ इनवॉइस वाइज क्या है कंप्यूटेशन करना कंसाइनमेंट वैल्यू, ओके, रिसिपिएंट वाइज नहीं। तो यानी कि फॉर एग्जांपल आप रिसिपिएंट को ओके अगर एक इनवॉइस भेज रहे हो ओके, तो सिंपल सी बात है वो एक ही इनवॉइस में आएगा, ओके। एक ही रिसिपिएंट को फॉर एग्जांपल आप 10 इनवॉइस भेज रहे हो, तो उस केस में बेटा ओके सिंपल सी बात है 10 इनवॉइस के अलग अलग सेपरेटली कंप्यूट करना आप क्या कंसाइनमेंट वैल्यू, एग्रीगेट करके ऐड मत कर देना सब, ठीक है। तो फर्क नहीं पड़ता रिसिपिएंट कौन है, फर्क पड़ता है कि आपने वो सप्लाई करने के लिए इनवॉइस जनरेट किया है कि नहीं। अगर किया है तो भैया उसका अलग से क्या है ई वे बिल का कैलकुलेशन होगा, ठीक है, करेक्ट। अच्छा, प्लीज़ यहाँ पे ये इंश्योर करना कि जब आप कैलकुलेट कर रहे हो क्या कंसाइनमेंट वैल्यू, तो अब जीएसटी का वैल्यू भी ऐड करो उसके अंदर, ठीक है। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, जीएसटी कंपनसेशन सेस, ठीक है, डन। क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट चाहता है कि वो 50,000 का लिमिट फटाफट से एग्जॉस्ट हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा ओके जीएसटी ऑपरेटर्स ही है जो मेनली है यहाँ पे, वो ई वे बिल जनरेट करे और जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसका डेटा ई वे बिल पोर्टल पे कैप्चर हो जाए और गवर्नमेंट की निगरानी में रहे। तो उन्होंने जीएसटी भी ऐड करवा दिया, ठीक है। बट इंश्योर करना क्या कि जब आप ओके टैक्सेबल और एग्जाम सप्लाईज दोनों सप्लाई कर रहे हो, तो भैया एग्जाम सप्लाईज का वैल्यू आप मत लेना, सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई का वैल्यू और उस पर जो जीएसटी चार्ज कर रहे हो उसका वैल्यू ले लेना, ठीक है, डन, ओके। तो आज दोस्तों कंसाइनमेंट वैल्यू के केस में मैं एक छोटा सा आपको सम देना चाहता हूँ, ठीक है। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। ओके फ्रेंड्स, तो अगर सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज ही होती है तो वैल्यू होगा 30,000 और आईजीएसटी हो जाएगा क्या 5,400, ओके। तो क्लियरली दोस्तों यहाँ पे कंसाइनमेंट वैल्यू आ जाएगा 35,400, ओके, बिकॉज हम वैल्यू भी लेंगे और आईजीएसटी का अमाउंट भी। एंड क्लियरली दोस्तों यहाँ पे सिंस इट इज लेस देन ओके, इट इज लेस देन 50,000, ओके, आपको यहाँ पे ई वे बिल जनरेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अच्छा, सिर्फ फॉर एग्जांपल लेट्स से आप एग्जाम सप्लाईज करते हैं तो भी याद रखना ओके, आगे जाके हम रूल्स पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है दैट यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू जनरेट ई वे बिल। कब? अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्या करते हो ओके, एग्जाम सप्लाईज करते हो, ठीक है, डन। टैक्सेबल प्लस एग्जाम सप्लाईज अगर आपने किए तो टैक्सेबल सप्लाईज 40,000, एग्जाम सप्लाईज 30,000 और आईजीएसटी 2,000। ये बेसिकली डॉक्यूमेंट का नाम भी होगा क्या, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो ऐसे केस में दोस्तों कंसाइनमेंट वैल्यू आप लेंगे, वो क्या लेंगे माय डियर फ्रेंड्स, 40,000 एंड 2,000 यानी कि 42,000, ठीक है, डन। और यहाँ पे भी दोस्त ई वे बिल जनरेट नहीं होगा, ठीक है। और यही अगर दोस्तों लेट्स से ये क्या होता, फॉर एग्जांपल वो 50,000 होता, ये 2,000 52,000 होता, तो ई वे बिल जनरेट उस केस में हो जाता, ठीक है। बस याद रखना यहाँ पे एग्जाम सप्लाईज को हम लोग इग्नोर करेंगे, ओके, कंप्लीटली नहीं लेंगे, ठीक है। दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे एक स्पेसिफिक चीज़ बोलना चाहता हूँ, ओके, और वो है ये कि बॉस अगर मैं बात कर रहा हूँ थ्रेशोल्ड लिमिट की 50,000 की, तो ऐसे दो केसेस है जहाँ पे आप थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड नहीं करते
फिर भी माय डियर फ्रेंड्स ऐसे सिनेरियो में ओके आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। पहला माय डियर फ्रेंड्स इज प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर, और दूसरा है दोस्तों इंटरस्टेट ट्रांसफर ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स बाय अ पर्सन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24। तो दोस्तों अगर आपने क्या है एज अ प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर कुछ भेजा है तो भैया उस केस में 10,000 हो 20,000 हो तेल लगाने गया, ओके डजेंट मैटर, थ्रेशोल्ड लिमिट माय डियर फ्रेंड्स देखना ही नहीं है, एंड क्लियरली दोस्तों क्या है ई वे बिल जनरेट हो जाएगा। दूसरा दोस्तों अगर बात करें इंटरस्टेट ट्रांसफर ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स, तो भैया इस केस में भी दोस्तों आपको क्लियरली यहाँ पे देखने की ज़रूरत ही नहीं है थ्रेशोल्ड लिमिट, चुपचाप क्या है ई वे बिल जनरेट यहाँ पे कर देना, ओके, और थ्रेशोल्ड लिमिट देखना ही नहीं है, ठीक है, यस। तो ये दोनों केस आए तो सतर्क रहना, सावधान रहना, बिकॉज ये जनरली दोनों केस क्या है जब भी आएंगे थ्रेशोल्ड लिमिट का जो वैल्यू होगा उससे कम का ही वैल्यू होगा, ये 50,000 से कम का ही होगा, तो नॉर्मल पर्सन क्या करेगा लिख देगा नॉट लायबल टू जनरेट। बट आप मेरे स्टूडेंट हो तो आप क्या करोगे बेटा, लिख के आओगे कंपल्सरीली लायबल टू जनरेट, ओके, इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर द वैल्यू इट इज। नेक्स्ट ई वे बिल जब हम लोग जनरेट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स तो याद रखना उसके अंदर आपको दो पार्ट फिल करने होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए इज बेसिकली नथिंग बट रिफ्लेक्शन ऑफ इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चलान, जो भी आपको डॉक्यूमेंट इशू करना है। तो बेसिकली उसमें वही कंसाइनर का नाम, कंसाइनी का नाम, प्लेस ऑफ सप्लाई, डिटेल्स ऑफ गुड्स, उसका क्वांटिटी, प्राइस, वैल्यू ऑफ सप्लाई, जीएसटी का अमाउंट, वो सब यहाँ पे क्या है डिटेल्स होगी, ओके, गुड्स का HSN कोड, ठीक है, वो सब यहाँ पे होगा, ठीक है। दूसरा पार्ट बी इज बेसिकली दोस्तों व्हीकल नंबर, ओके, कन्वेयंस नंबर टू बी वेरी प्रिसाइज, ओके। तो आज उस केस में अगर लॉरी है तो बेटा उसका क्या होगा, सिंपल सी बात है, अगर लॉरी है तो भैया आपका व्हीकल नंबर आ गया, वेसल है तो सिंपल सी बात है आ जाएगा आपका रेलवे रिसीट नंबर, एयर है तो एयरवे बिल आ गया, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये है आपको डालना पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर इंफॉर्मेशन, ठीक है। पार्ट ए में दोस्तों चीज़ें बोली है कि पार्ट ए जो है वो ट्रांसपोर्टर को भी ऑथराइज किया जा सकता है। देखो वैसे तो पार्ट ए कौन जनरेट करता है, उसमें डिटेल कौन फिल करता है, वही फिल करता है जिसने मूवमेंट इनिशिएट किया, बट ओके सप्लायर दोस्तों, सप्लायर ओके स्पेसिफिकली इन दोनों को क्या है ऑथोराइज कर सकता है कि मेरे बिहाफ पे ये लोग क्या है पार्ट ए फिल कर दे, ओके, यस। तो आज ट्रांसपोर्टर भी है और ई कॉमर्स ऑपरेटर भी है या कुरियर एजेंट है। क्यों, कई बार ऐसा होता है दोस्तों हमारे जो गुड्स होते हैं जब हमारे ट्रांसपोर्टर के साथ रिलेशनशिप अच्छे हो जाते हैं और हम लोग बहुत टाइम से एक ही ट्रांसपोर्टर के साथ काम कर रहे हैं, तो हमारे गुड्स कई बार उनके ही वेयर हाउसेज, उनके ही गोडाउंस में स्टोर होते हैं। तो फिर मैं बोलूँगा भाई मुझे परेशान मत कर, अगर कंसाइनमेंट वैल्यू ओके विथ रिस्पेक्ट टू इंटरस्टेट सप्लाई इज मोर देन 50,000 तो तू ही क्या है पार्ट ए फिल कर दे, तू ही पार्ट बी फिल कर दे, तुझे सब पता है, ठीक है, यस। क्योंकि इनवॉइस का तो डिटेल मैं दे दूंगा ना जीटीए को, सिंपल, तो वही कर देता है कई बार, ठीक है, यस। नेक्स्ट इज माय डियर फ्रेंड्स हु इज मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू जनरेट ई वे बिल, ओके। तो यहाँ पे दोस्तों स्पेसिफिकली बात हो रही है कि कौन पार्ट ए फिल करेगा और कौन पार्ट बी फिल करेगा। तो दोस्तों आज देखो अगर मैं रोड के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ और मेरा खुद का ही व्हीकल है, ओके, सेल्फ ट्रांसपोर्ट यानी कि ओन व्हीकल, ठीक है, तो भैया मैं ही पार्ट ए फिल करूँगा, मैं ही पार्ट बी फिल करूँगा। बट मैं अगर जीटीए के थ्रू करवा रहा हूँ तो पार्ट ए मैं फिल करूँगा, पार्ट बी ट्रांसपोर्टर करेगा, बिकॉज व्हीकल ट्रांसपोर्टर का है तो उसको ही पता होगा व्हीकल नंबर क्या है भाई, यस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है माय डियर फ्रेंड्स, अगर बात हो रही है रजिस्टर्ड पर्सन की तो सिंपल सी बात है, ओके, जो रेल है तो रेलवे रिसीट, एयर है एयरवे बिल, सी है बिल ऑफ लैंडिंग। ये दोस्तों क्या है आपको मिल जाएगा जब आप बुक करेंगे ये फ्रेट पे करके ऑन द इंडियन रेलवेज का वेबसाइट या जो भी क्या है एयरलाइंस आप यूज़ कर रहे हो उनके वेबसाइट के थ्रू, तो आपको ये क्या है नंबर मिल जाएगा और वो आप क्या है आपको ही इंसर्ट करना पड़ेगा, इंडियन रेलवेज या वो एयरलाइन नहीं इंसर्ट करेगा, उनके पास और 10 काम धंधे है बेटा, ये सब फालतूगिरी वो नहीं करेंगे। आई गेटिंग इट, यस। आपको ही पंच इन करना पड़ेगा और रेलवे रिसीट नंबर, एयरवे बिल नंबर या फिर सी के थ्रू बिल ऑफ लेडिंग, ठीक है। अच्छा
याद रखना, अगर रेलवे के थ्रू क्या है दोस्तों आप गुड्स भेज रहे हैं तो आप ई वे बिल प्रोड्यूस करोगे, उसके बाद ही वो आपको गुड्स क्या है हैंड ओवर करेगा। ठीक है, यस। अच्छा, याद रखना जैसे ही क्या है आप पार्ट ए फिल कर देते हो, आपको मिलेगा एक ओके यूनिक ई वे बिल नंबर। ओके, क्या मिलेगा? यूनिक ई वे बिल नंबर, जो बेसिकली क्या है 15 डेज तक लास्ट करेगा, और उतने टाइम के अंदर आपको पार्ट भी क्या है फिल इन कर देना है। कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो वापस क्या है पार्ट ए की इन्फॉर्मेशन फिल इन करनी पड़ेगी। ठीक है, यस। तो ये 15 डेज का क्या टाइम लिमिट याद रखना। अच्छा, एक्सेप्टेंस ऑफ ई वे बिल, तो सिंपल सी बात है दोस्त, आज फॉर एग्जांपल सप्लायर ने क्या है अगर ई वे बिल जनरेट किया है यानी पार्ट ए जनरेट किया है, तो भैया ओके सिंपल सी बात है रिसिपेंट और ट्रांसपोर्टर को क्या है ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा इन्फॉर्मेशन। पर अगर रिसीपर ने किया तो सप्लायर और ट्रांसपोर्टर को क्या है ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। पर याद रखना सप्लायर या रिसिपेंट को ही ये हक है कि ई वे बिल वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट। ठीक है, टाइम लिमिट टू कम्युनिकेट के एक्सेप्ट हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है, वो है टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स और 72 आवर्स ऑफ डिटेल्स बीइंग अवेलेबल टू हिम ऑन द पोर्टल विच एवर इज अर्लियर। तो इसके पहले कृपया करके हाँ या ना में जवाब दे देना। ठीक है, कुछ कम्युनिकेशन नहीं है तो डीम्ड एक्सेप्टेड है ऐसा ही माना जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों ये ई वे बिल का वैलिडिटी बहुत ज़रूरी है। ओके, द वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल, ओके, इस पे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि आपका कन्वेंस कौन से टाइप का है, क्या वो ओवर डायमेंशनल कार्गो है या अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो है। ठीक है, तो आज दोस्तों ओवर डायमेंशनल कार्गो यानी कि आप ऐसा समझो बड़ा व्हीकल, और अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो का मतलब समझो कि भैया छोटा व्हीकल। तो आज बड़ा व्हीकल तो बहुत ज़्यादा व्हील्स होंगे उसके अंदर, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उसे एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस में पहुंचने के लिए, क्योंकि वो रेंगते हुए जाएगा। छोटा व्हीकल एकदम पट 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 निकल जाएगा। तो आज सिंपल सी बात है यहाँ पे उन्होंने कम किलोमीटर्स रखे हैं कि एक दिन में भैया 20 किलोमीटर, और छोटे व्हीकल जो पट 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 चला जाएगा 200 किलोमीटर। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या बोलता है कि एक ओके आपको अगर क्या है डिस्टेंस ए से डिस्टेंस बी जाना है, कंजाइनर से कंजाइनी का लोकेशन लेट से है ओके 15 किलोमीटर, तो भैया आपके ई वे बिल का वैलिडिटी एक दिन है, चुपचाप एक दिन में क्या डिलीवर करके आ जाना। ओके, और अगर वो क्या है लेट्स से फॉर एग्जांपल 20 किलोमीटर नहीं 34 किलोमीटर है, तो गवर्नमेंट बोलता है ऑन एनी डिस्टेंस विच इज़ ओवर एंड अबाउट 20 किलोमीटर्स आप ओके पार्ट देयर ऑफ ले लेंगे। यानी कि क्या ओके 20 से जैसे ही क्या इंक्रीज होगा आपका उतना दिन बढ़ जाएगा। ओके, 40 इंक्रीज होगा तो उतना दिन बढ़ जाएगा। ठीक है, बिकॉज हर 20 किलोमीटर्स ओके या फिर उसके पार्ट देयर ऑफ पे एक एडिशनल डे बढ़ जाएगा। ठीक है, डन। तो आज सबसे पहले फिगर आउट करो कि भैया आप ओडीसी हो कि अदर देन ओडीसी। लेट्स से ओडीसी हो तो यहाँ पे बोला है 20 किलोमीटर, तो 201 डिवाइडेड बाय 20 करूँगा तो आज डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 10 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो ये पार्ट देयर ऑफ है तो 11 डेज आ जाएगा। ओके, तो 11 डेज इसका वैलिडिटी रहेगा। अदर देन ओडीसी के केस में दोस्तों मैं इसको डिवाइड बाय 200 करूँगा तो क्लियरली दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 3 डेज। ठीक है, यस। तो इस तरह से क्या है इसका वैलिडिटी जज होगा। अब दोस्तों हमको टाइमिंग भी पता होना चाहिए कि भैया एग्जैक्टली ये दिन से लेके ये दिन तक ये वैलिड है, समझा? यस। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, उसके लिए हमको पता होना चाहिए रेलेवेंट डेट। ओके, ये भी क्या है बहुत बार दोस्तों Q&A में आता है, तो इसको अच्छे से क्या है समझ लेना। ठीक है, ईजी है बहुत ही ज़्यादा। तो दोस्तों गवर्नमेंट क्या बोलता है सुनो, अगर मैंने ई वे बिल जनरेट किया ये टाइम पे यानी कि 2200 आवर्स ऑफ 19 सितंबर, तो गवर्नमेंट बोलता है क्या कि भैया आपका ई वे बिल इस तरह से तो कोई भी कभी भी क्या है कर सकता है। तो गवर्नमेंट ने एक हेड स्टार्ट ले लिया क्या कि भैया तू जिस भी दिन करेगा ओके तेरा काउंटिंग उस दिन के मिडनाइट से शुरू होगा। ओके, यस। तो आज तू 10 बजे रात को 19 सितंबर को तूने ई वे बिल जनरेट किया, तो गवर्नमेंट बोलता है क्या कि भैया सिंपल सी बात है ओके 12 बजे रात को यानी कि 19 सितंबर ओके और 20 सितंबर
कि रात को जो 12 बजे होंगे वहाँ से तेरा काउंटिंग शुरू होगा और 20 सितंबर से 21 सितंबर तेरा काउंटिंग ख़त्म होगा। तो बेसिकली तेरा वैलिडिटी इस दिन तक रहेगा, समझा? यस, जब ये काउंटिंग ख़त्म होगा। ओके, तो आज इसका पहला दिन ख़त्म होगा 20 से 21 के बीच में, फिर 21, 22, 22, 23। पर ये भी तो जान ले बेटा, ओके, कि इसमें नंबर ऑफ डेज कितने। अच्छा ओके ओके ओके, एक ही दिन करना था, ठीक है ओके। तो आज ये है, ओके। नेक्स्ट इसका बता दो फटाफट से, चलो अभी। रात को 12:30 बजे 10 मार्च को किया है भाई इसने, 10 मार्च। तो भैया गवर्नमेंट बोलता है ओके 12 बजे, पर कौन से 12 बजे? तो बोला 10 मार्च से 11 मार्च, इस दिन शुरू होगा काउंटिंग स्टार्ट्स। पर वो एंड कब होगा? स्टार्ट यहाँ से होगा, एंड कब होगा? तो बोला है भाई 11 से लेके 12 मार्च, समझा? यस, सेकेंड मिडनाइट, ओके डन। अब चुपचाप काउंटिंग करो कि अगर 10 बजे 15 जुलाई को मैंने जनरेट किया है, वेहिकल है ओडीसी, ओके, डिस्टेंस है 100। सबसे पहले क्या है, नंबर ऑफ डेज का वैलिडिटी ले लो, कितना हो जाएगा? तो 100 डिवाइडेड बाई 20, ओडीसी है तो 5 दिन, ठीक है। अब 5 दिन का काउंटिंग कहाँ से शुरू होगा? तो सिंपल, रात को 10 बजे है तो आज सिंपल सी बात है 10 बजे है तो आज 12 बजे, 12 बजे किसके? 15 से 16 जुलाई के, ठीक है। वहाँ से हम लोग गिनेंगे क्या? 5 दिन, 16, 17, 17, 18, 18, 19 एंड 19, 20, ओके। 1, 2, 3, 4, 5, ओके, यस 19, 20। तो आज सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, एक सेकेंड, ओह माय बैड, सो सॉरी, यहाँ से काउंटिंग यहाँ से होगा 1, 2, 3, 4, 5, 20, 21, ओके यस परफेक्ट, ओके। नेक्स्ट दोस्तों क्या है, मैंने ऊपर से गिनना चालू कर दिया था, माय बैड, ठीक है। नेक्स्ट इज 3 बजे 1 मई को रात को हुआ ये, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे अदर देन ओडिसी के केस में आ जाएगा क्या? 350 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे 350 डिवाइडेड बाय 200 आ जाएगा कितना? 2 डेज, ठीक है डन। तो यहाँ पे दोस्तों सिंपल सी बात है 2 डेज है, तो आज 1 मई से लेके 2 मई ये पहली रात हो, नहीं निकालो, 2 to 3 ये पहला दिन, 3 to 4 ये दूसरा दिन, ठीक है यस। तो आज इस तरह से 3 to 4 मिडनाइट आ जाएगा वो दिन जिस दिन क्या है? एक्सपायर होगा ये, ओके परफेक्ट माय डियर फ्रेंड्स, परफेक्ट, ठीक है डन, ओके। नेक्स्ट है दोस्तों क्या? एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी पीरियड, ओके। तो दोस्तों आज ऐसा हो सकता है, ओके, दैट ड्यू टू एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, ओके, by nature like including transshipment, the goods cannot be transported within validity period. So transporter can extend the validity of e-waybill if the consignment is not being reached within the validity due to exceptional circumstances like natural calamity है, law है, order issues है, transshipment है, accident है। तो ये चीज़ याद रखना कि भाई वैलिडिटी का वैलिडिटी जैसे ही एक्सपायर हो जाता है आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ओके। और वो आप अप्लाई कर सकते हो विद इन 8 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ इट एक्सपायरी। यानी कि आज फॉर एग्जांपल अगर आज आपका क्या है 12 बजे ख़त्म हो रहा है एक्सपायरी, तो भैया 8 बजे के पहले प्लीज़ कर दो। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से आज मैं गिनता हूँ, ओके 13 या 14 है जनवरी, ओके फॉर एग्जांपल है बेटा, है नहीं एक्चुअली। और मिडनाइट को आपका क्या है होने वाला है एक्सपायरी। तो सिंपल सी बात है 14 जनवरी 8 AM तब आप क्या है एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हो विद इन 8 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज माय डियर फ्रेंड्स कैंसिलेशन ऑफ ई-वे बिल। तो कैंसिलेशन ऑफ ई-वे बिल वैसे ओके गवर्नमेंट ने बोला है कि भैया आप अवॉइड ही करो, और अगर करना है तो भैया विद इन 24 आवर्स हो जाएगा। बट ये भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, अगर ट्रांजिट में आप पकड़े जाते हो ना ट्रांजिट में, ओके सिंपल सी बात है आपको पता है कि आप पकड़े जाने वाले हो तो आप ई-वे बिल कैंसिल कर सकते हो। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं, उस केस में फिर ई-वे बिल कैंसिल होगा ही नहीं आपका,
ठीक है, डन। ये 24 आवर्स वाला याद रखना। ओके फ्रेंड्स, बात हम लोग कर रहे हैं व्हेन इज इट मैंडेटरी टू फर्निश डिटेल्स ऑफ कन्वेयंस इन पार्ट बी। ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। तो दोस्तों आज फॉर एग्जांपल लेट्स से ओके बात ऐसी हो रही है कि एक सप्लायर है मुंबई का, ओके और उसे बेसिकली गुड्स भेजने हैं ऑल द वे टू रिसिपेंट जो है इन अहमदाबाद, ठीक है, यस। तो अब हो रहा है क्या, सुनिए, कई बार सप्लायर को ओके ट्रांसपोर्टर के गोडाउन, ट्रांसपोर्टर के प्लेस ऑफ बिजनेस में जाना पड़ता है टू बेसिकली हैंड ओवर हिम द गुड्स, ठीक है। तो आज वो भी मुंबई में है और ये भी मुंबई में, ट्रांसपोर्टर्स प्लेस ऑफ बिजनेस, समझा। तो लेट्स से बोरीवली कांदिवली पकड़ लो, तो बोरीवली से जा रहा हूँ मैं कांदिवली। अब वो जो डिस्टेंस है बिटवीन द सप्लायर और रादर आई वुड से कंसाइनर, कोई भी है, टू ट्रांसपोर्टर्स प्लेस ऑफ बिजनेस, इट शुड बी विद इन द स्टेट एंड इट शुड बी विद इन 50 किलोमीटर्स, ठीक है। तो ऐसे केस में भैया ओके मैं कोई भी पार्ट बी नहीं लिखूंगा, यानी कि मैं मेरा सप्लायर जो अपने व्हीकल में छोड़ने आ रहा है ट्रांसपोर्टर के प्लेस ऑफ बिजनेस में, वो अपने व्हीकल का नंबर पार्ट बी में नहीं डालेगा, ठीक है, यस। सिर्फ पार्ट ए की डिटेल से काम हो जाएगा, ई वे बिल फर्निश हो जाएगा, ठीक है। पार्ट बी की डिटेल्स ओके डालनी ज़रूरी नहीं, ओके इसीलिए वर्ड यूज़ किया फर्निश, फर्निश करनी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब गुड्स कहाँ पे, ट्रांसपोर्टर्स प्लेस ऑफ बिजनेस। तो आज ये भी क्या है दोस्तों, जैसे ट्रेन हर स्टेशन पे रुकती है, ये भी क्या है ओके अपने एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाते हैं, वो रिसिपेंट का फैक्ट्री तक नहीं जाते, ओके जो क्या है रेगुलर ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उनके ही स्टेशन पे बहुत सारे क्या है लोग आते हैं, वहाँ पे अपना माल डंप करते हैं और फिर बोलते हैं कि भैया एक जगह से दूसरी जगह लेके जाओ, ठीक है। तो इस तरह से ये अपने मुंबई के प्लेस ऑफ बिजनेस से अहमदाबाद के प्लेस ऑफ बिजनेस में जा रहा है, तो क्लियरली इट इज़ एन इंटरस्टेट मूवमेंट एंड कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, तो भैया यहाँ पे तो ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट ए का भी डिटेल डालेंगे और पार्ट बी का भी डिटेल डालेंगे, ठीक है, यस। तो ये केस है, ओके। तो यहाँ पे पार्ट बी का डिटेल आएगा, जिसमें ऑब्वियसली क्या होगा ओके ये यहाँ पे ये ट्रांसपोर्टर का ही डिटेल होगा, उसका ही क्या है व्हीकल होगा, ट्रांसपोर्टर्स व्हीकल, ओके उसका पार्ट बी में डिटेल जाएगा। अब जो रिसिपेंट है वो ओके मोटर व्हीकल 3 लेके आता है, अपनी खुद की व्हीकल लेके आता है ट्रांसपोर्टर के प्लेस ऑफ बिजनेस में और फिर वहाँ से गुड्स उठा के जाता है अपनी फैक्ट्री में, ठीक है, यस। तो यहाँ पे भी क्या है, जब रिसिपेंट लेकर आ रहा है ये व्हीकल टू ट्रांसपोर्टर्स प्लेस ऑफ बिजनेस, तो उस केस में ओके अगर डिस्टेंस है विद इन 50 किलोमीटर्स ओके एंड इट इज़ विद इन द सेम स्टेट, ओके एंड इट इज़ विद इन द सेम स्टेट, ओके तो फिर उस केस में अगेन पार्ट बी की डिटेल्स आपको चेंज करनी ज़रूरी नहीं है, ओके यानी क्योंकि ऐसा होगा कि व्हीकल में जो जा रहा है यहाँ से यहाँ पे जो व्हीकल में जा रहा है वो व्हीकल है कंसाइनी का, रिसिपेंट का, बट अगर ई वे बिल चेक कर लिया तो उसमें आ जाएगा क्या नंबर किसका, ट्रांसपोर्टर का। तो यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत कोई बात नहीं है, ये लेवरेज गवर्नमेंट ने ही दिया है कि बार बार ऐसे चेंज मत करो, एक ही बार रखो, दैट्स इट, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर बोलूँ तो कंसाइनर्स प्लेस ऑफ बिजनेस टू ट्रांसपोर्टर्स प्लेस ऑफ बिजनेस, सिंपल सी बात है, पार्ट बी की डिटेल नहीं फर्निश करेंगे तो भी चलेगा, एंड ओके ट्रांसपोर्टर्स प्लेस ऑफ बिजनेस टू कंसाइनीज प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर आप उस डिटेल को अपडेट नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो वर्ड देखना, यहाँ पे फर्निश लिखा, यहाँ पे अपडेट। क्यों अपडेट, क्योंकि एक बार डल गया है, किसका डला है, ट्रांसपोर्टर का डला है, वो चेंज नहीं करना आपको, ठीक है, दैट्स इट। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से 50 किलोमीटर्स विद इन द स्टेट वाला एंगल याद रखना और फर्निश और अपडेट ये वर्ड पे एम्फोसाइज करना, ठीक है, डन। ओके नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ गुड्स माय डियर फ्रेंड्स, ओके फ्रॉम वन कन्वेंस टू अनदर। तो दोस्तों ओके सिंपल सी बात है, आज अगर मेरा ओके कंसाइनमेंट जो है मुंबई से लेट्स से फॉर एग्जांपल दिल्ली जाने वाला और बीच में मेरे ट्रक ने धोखा दे दिया, माय ट्रक ब्रोक डाउन,
तो मैं मेरे ट्रांसपोर्टर को कॉल करता हूँ और बोलता हूँ भाई दूसरे किसी ट्रक का अरेंजमेंट कर पर फटाफट से पहुँचा दे। बोलता अरे टेंशन घेऊ नका तुसी, मैं हूँ ना, हाँ मैं पहुँचा दूंगा, मैं अभी के अभी क्या है वधिया से वधिया क्या है ट्रक भेज रहा हूँ। तो आज ट्रांसपोर्टर सेम है पर व्हीकल डिफरेंट है, तो फिर उस केस में पार्ट बी को अपडेट करना पड़ेगा। समझा? यस। बट दोस्त अगर मेरा व्हीकल ब्रेक डाउन हो जाता है और सेम ट्रांसपोर्टर अरेंज नहीं करता, मुझे कोई और ट्रांसपोर्टर ढूंढना पड़ता है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ओके, द कन्वेयंस इज डिफरेंट, ओके, व्हीकल इज डिफरेंट एंड द ट्रांसपोर्टर इज ऑल्सो डिफरेंट, ओके। तो ऐसे केस में माय डिफरेंस मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा, ओके, मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा मेरे बंधु, ओके, एंड दैट इज कि बॉस यहाँ पे असाइनमेंट हो जाएगा, ओके, यहाँ पे असाइनमेंट हो जाएगा और क्लियरली क्या है जो पिछला ट्रांसपोर्टर है वो एक्सेस दे देगा नए ट्रांसपोर्टर को और नया ट्रांसपोर्टर फिर क्या है अपना व्हीकल नंबर डाल देगा, ठीक है, यस। पर ये एक से ज़्यादा बार नहीं हो सकता है, ठीक है, डन माय डिफरेंस, ओके, डन। नेक्स्ट इज बिल टू शिप टू मॉडल। तो दोस्तों आज अगर ए ऑर्डर करता है बी को कि जा कुछ भेज दे सी को, तो बी यहाँ पे बेच रहा है सी को और ए बेच रहा है, सॉरी, बी बेच रहा है ए को और ए बेच रहा है सी को, ठीक है। तो आज यहाँ पे गवर्नमेंट यही बोलता है देख भाई यहाँ पे 2 बार सेल ज़रूर हो रहा है, ओके, 2 बार सप्लाई ज़रूर हो रहा है बट मूवमेंट तो एक ही बार हो रहा है, ओके, मूवमेंट इज जस्ट वंस, सो ई-वे बिल विल ऑल्सो बी जस्ट वंस, ओके। और वो ई-वे बिल या तो बी कर सकता है इनिशिएट या तो ए कर सकता है, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक जनरेट कर सकते हैं पर दो ई-वे बिल यहाँ पे फर्निश करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। दोस्तों नेक्स्ट बात कर रहे हैं कंसोलिडेटेड ई-वे बिल की। सबसे पहले तो याद रखना ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, ओके। और ये जनरली कब होगा कि भैया आज एक ट्रांसपोर्टर बहुत सारे क्या है कंजाइनर्स का गुड्स लेकर जा रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, विच इज़ अ वेरी सिंपल एंड रूटीन थिंग, ओके। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि सबका क्या है वैल्यू 50,000 से कम हो, लेट्स से 10-10 हज़ार के वो क्या है 10 कंजाइनमेंट लेके जा रहा है, तो वैसे वो वैल्यू क्या है मूवमेंट में 1 लाख आ जाता है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर खुद क्या है, ओके, जनरेट करेगा और वो जनरेट करेगा ई-वे बिल क्या, कंसोलिडेटेड ई-वे बिल, ओके। देखिए पढ़ते हैं, आफ्टर ई-वे बिल हैज़ बीन जनरेटेड वेयर multiple consignments are intended to be transported in one conveyance, the transporter may indicate the serial number of e-way bills generated in respect of each such consignment electronically on the common portal, and a consolidated e-way bill may be generated. Consolidated e-way bill is a document containing multiple e-way bills for multiple consignments being carried in one conveyance. That is, the transporter carrying multiple consignments of various consigners and consignees in single vehicle can generate and carry a single document. एक single document होगा उसके अंदर सबके क्या है ई-वे बिल्स होंगे जिसके गुड्स वो एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहा है, ओके। Consolidated e-way bill is like a trip sheet and it contains details of different e-way bills in respect of various consignments being transported in one vehicle, and these e-way bills will have different validity periods, okay. Hence e-way bill does not have any independent validity period, okay। तो कंसोलिडेटेड ई-वे बिल का खुद का कोई वैलिडिटी पीरियड नहीं होता बिकॉज वो खुद एक कंसोलिडेशन है ऑफ 10-15 ई-वे बिल जिनका एक रिस्पेक्टिव, ओके, वैलिडिटी पीरियड है। फर्दर इंडिविजुअल कंसाइनमेंट specified in consolidated e-way bill should reach the destination as per the validity period of individual e-way bill। तो भैया अगर आप 10 जन का क्या है पहुंचा रहे हो गुड्स, तो एक किसी की 1 दिन है, किसी की 4 दिन है, किसी की 10 दिन है, किसी की 15 दिन है वैलिडिटी। भैया आपको इंश्योर करना है कि जितना टाइम तक ई-वे बिल वैलिड है वो स्पेसिफिक कंजाइनर या कंजाइनी के लिए जिसने भी ई-वे बिल ओके जनरेट किया है आप उतने टाइम के अंदर क्या है पहुंचा दो भाई, ठीक है, यस। फर्दर वेयर द कंजाइनर और कंजाइनी हैज नॉट जनरेटेड ई-वे बिल, okay, and the aggregate of consignment value of goods carried in conveyance is more than 50,000, the transporter, except in case of goods of transport by
रेल, एयर या वेसल। तो बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है ओके जीटीए की। ओके, इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई शैल जनरेट ई वे बिल। तो जैसे मैंने बताया कि इंडिविजुअल कंसाइनमेंट का वैल्यू 10,000 से कम है, सॉरी 50,000 से कम है, लेते 10,000 है, तो भैया उस केस में ये ट्रांसपोर्टर यानी जीटीए खुद भी क्या है ई वे बिल जनरेट कर सकता है। ओके, yes, as the case may be, and may also generate consolidated e-way bill, inform GST EWB 02 on the common portal prior to the movement of goods। ठीक है, डन माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो कंसोलिडेटेड ई वे बिल क्या है? कुछ नहीं, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें मैं जिनके जिनके गुड्स लेके जा रहा हूँ उसके सबके ई वे बिल का क्या है, शॉर्ट में इंफॉर्मेशन है। ओके, उनका जो रिस्पेक्टिव वैलिडिटी है उस हिसाब से क्या गुड्स को पहुँचा दो। एंड नेक्स्ट इज माय डियर फ्रेंड्स वेरी सिंपल कि बॉस अगर ऐसा होता है कि भैया मैं जितने भी गुड्स लेके जा रहा हूँ उसका सबका कंसाइनमेंट वैल्यू वैसे 50,000 से नीचे है पर एग्रीगेट में उनका 50,000 से ज़्यादा है, तो ट्रांसपोर्टर खुद भी क्या है ई वे बिल जनरेट कर देगा। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट इज केसेस वेयर नो ई वे बिल इज जनरेटेड, राइट, करेक्ट। तो भैया सबसे पहला एलपीजी गैस टू हाउस होल्ड्स। ओके ओके, तो ये क्लासिक केस है माय डियर फ्रेंड्स जहाँ पे क्लियरली क्या है ई वे बिल जनरेट नहीं होगा। ओके, हाउस होल्ड नॉन डोमेस्टिक एग्जेम्प्टेड कैटेगरी कस्टमर्स, ओके, एनडीसी कस्टमर्स। नेक्स्ट इज केरोसिन सोल्ड अंडर पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, भैया यहाँ पे कोई ई वे बिल जनरेट नहीं होगा। पोस्टल बैकेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, नेचुरल या कल्चरल पर्ल्स या फिर प्रेशियस या सेमी प्रेशियस स्टोन्स या मेटल्स, नहीं होगा ई वे बिल जनरेट। ओके ओके, इसका और इसका तो सेम ही रीज़न है, ज्वेलरी, गोल्ड स्मिथ, सिल्वर, फिल्थ। ओके, तो यहाँ पे तो एक ही रीज़न है और रीज़न यही है कि भैया ये सब प्रेशियस चीज़ों पे ई वे बिल अगर क्या जनरेट होने लगा तो पोर्टल पे इंफॉर्मेशन चला जाएगा और जीएसटी डिपार्टमेंट का ही कोई बंदा पहरा लगा रहा होगा और शायद चोरी वोरी कर ले। ठीक है, फिर धूम फोर उस पर बनेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज कि भैया इसके अंदर एक इमिटेशन ज्वेलरी का एक्सेप्शन है कि इमिटेशन ज्वेलरी इज़ नॉट रियल ज्वेलरी। रियल ज्वेलरी में क्या है, अपन कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, वो क्या है एक प्रिवेसी रख सकते हैं। पर इमिटेशन ज्वेलरी क्या है बेटा, वो थोड़ी महंगा होता है, तो सस्ता है। ठीक है, तो उसमें बोला ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। अच्छा, करेंसी है दोस्तों, जो एटीएम में कैश जा रहा है आपका, डिप्लॉय हो रहा है, नहीं भाई हम लोग नहीं बताएंगे इन्फॉर्मेशन। ओके, यूज्ड पर्सनल एंड हाउस होल्ड इफेक्ट्स, तो ये तो क्या है कोई पर्सन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, अपना घर शिफ्ट कर रहा है, तो सामान तो 50,000 से ज़्यादा ही होगा ना भाई, तो उसमें क्या ई वे बिल जनरेट करेगा क्या? नहीं भाई, खाली पीली काम पे मत लगाओ किसी को भी, कोरल है या अनवर्क्ड कोरल है वगैरह वगैरह। नेक्स्ट इज नॉन मोटराइज्ड कन्वेंस, आप नॉन मोटराइज्ड कन्वेंस के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करवा रहे हो, घोड़ा गाड़ी के थ्रू या कैमल गाड़ी के थ्रू हाथ गाड़ी के थ्रू, ये सब के थ्रू आप करवा रहे हो, साइकिल में, अरे तो कहाँ तक ही पहुँचेगा भाई। ओके, और कितना ही सामान ले जाएगा। गवर्नमेंट ने इसीलिए बोला यहाँ पे ई वे बिल जनरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज दोस्तों मैं स्पेसिफिकली क्या है बात करना चाहता हूँ, व्हेन गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम कस्टम पोर्ट टू आईसीडी या फिर सीएफएस, या फिर ओके वेयर गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड अंडर कस्टम बोर्ड, ओके, फ्रॉम आईसीडी ओके टू कस्टम पोर्ट। तो यहाँ पे दोस्तों सिंपल सी बात है, यहाँ पे टू और फ्रॉम का ही फ़र्क है। ओके, यहाँ पे हो रहा है क्या, गुड्स आपके जो है कस्टम्स पोर्ट, एयरपोर्ट, कार्गो कॉम्प्लेक्स, ठीक है, यस, एंड लैंड कस्टम स्टेशन। ठीक है, वहाँ से आईसीडी या फिर सीएफएस में जा रहा है तो टू या फिर फ्रॉम। ठीक है, यस तो अगर ऐसा सीन है तो भैया यहाँ पे कहीं पे भी क्या है ई वे बिल जनरेट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज वेयर द गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड आर अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ओके, एंड ओके सिंपल सी बात है, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पता ही है आपको, तो उस पर कोई ई वे बिल नहीं आएगा बॉस। शेड्यूल 3 में क्या है, कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो। ठीक है, नेक्स्ट इज गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड विच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, तो जैसे मैंने बताया था जो गुड्स कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम जीएसटी उनको बोल दिया है कि भैया
उस केस में ई वे बिल जनरेट नहीं होगा, ठीक है। गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड ओके इन ट्रांजिट कार्गो फ्रॉम और टू नेपाल और भूटान। नेक्स्ट अगेन क्या है, गुड्स विच आर एग्जेम्प्टेड अंडर नोटिफिकेशन 7/2070। नेक्स्ट डिफेंस वाला कोई केस है, अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स कॉज्ड बाय डिफेंस फॉर्मेशन, तो ये सब चीज़ें यार, अरे डिफेंस वालों को आप बोलोगे क्या कि ई वे बिल जनरेट कर, अरे भाई कितना सीक्रेसी होता है वहाँ पे, हाँ गवर्नमेंट को देंगे। अरे डिफेंस वाले भाई बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं पता होते, समझा, यस, और डिफेंस वालों को ही पता है। एम्प्टी कार्गो कंटेनर्स, ये भी एम्प्टी सिलेंडर कंटेनर्स ऑफ एलपीजी, राइट। एंड लास्ट इज माय डियर फ्रेंड्स, ओके अगर दोस्तों आपका कोई फैक्ट्री वगैरह है या प्लेस ऑफ बिजनेस है और वहाँ से विदिन 20 किलोमीटर्स ओके अगर कोई वेइंग ब्रिज है जहाँ पे आप जाते हो, वेइंग करते हो और फिर क्या है गुड्स को आगे बढ़ाते हो, तो फिर आपके प्लेस ऑफ बिजनेस से वेइंग ब्रिज या वेइंग ब्रिज से आपसे आपके प्लेस ऑफ बिजनेस अगर विदिन 20 किलोमीटर्स का फासला है विदिन द सेम स्टेट, तो भैया नो ई वे बिल विल बी जनरेटेड, ठीक है। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या है आ सकता है कि भैया आपको इनमें से कोई एक बोल दिया और बता दिया कि भैया इसमें ई वे बिल जनरेट होगा कि नहीं बताओ, या फिर आपको पूछ लिया कि 5 ऐसे केसेस बता दो जहाँ पे ई वे बिल जनरेट नहीं होगा। तो 5 अगर ऐसे कोई केस है तो नॉन मोटराइज्ड व्हीकल का याद रखना एक, ओके। दूसरा ये कस्टम वाले का बहुत इजी अगर आपको याद रखना है तो वो है थर्ड 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट और अल्कोहलिक लीकर बेसिकली नॉन टैक्सेबल सप्लाई इसको करेंगे। अच्छा एम्प्टी कार्गो कंटेनर है, ओके शेड्यूल 3 आइटम है नॉट अ सप्लाई, और जो बेसिकली क्या है एग्जेम्प्टेड गुड्स है वो। और अगर क्या है एक सेफर साइड के लिए रखना है, थोड़ा याद रखना पड़ेगा, पर अच्छा है ये बहुत इजी है, और वो है ये वे ब्रिज वाला विदिन 20 किलोमीटर्स। ये तो याद रखना ही चाहिए आपको बिकॉज इस पर कोई क्वेश्चन भी बन सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सिर्फ इतना बात है कि बॉस बहुत ज़रूरी है कि आज की तारीख में भी ओके भले ही ई वे बिल आ गया पर साथ साथ में आपको जो भी आपका डॉक्यूमेंट है फिर वो इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई और डिलीवरी चलान वो साथ में लेकर ही चलना है। एंड इन केस आपको ई इनवॉइस एप्लीकेबल है तो आपको ई इनवॉइस का एक कॉपी और ई वे बिल दोनों साथ में लेकर चलना है, ठीक है, दैट्स इट, ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज बॉस अगर कोई कमिश्नर या कोई ऑफिसर हु इज़ एम्पावर्ड बाय सच कमिश्नर ओके इंटरसेप्ट कर लेता है आपके कन्वेंस को टू वेरीफाई ई वे बिल इन फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म फॉर ऑल इंटरस्टेट या इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ कन्वेंस शैल बी कैरिड आउट बाय द पर्सन ओके विच इज़ ऑथोराइज्ड बाय द कमिश्नर, ये बहुत ज़रूरी है। However, on receipt of specific information on tax evasion, physical verification of specific conveyance can also be carried out by any other officer, okay, after obtaining necessary approval। तो दोस्त वैसे तो कमिश्नर का अप्रूवल चाहिए, पर अगर पता चला टैक्स इवेजन हो रहा है ओके यस, तो फिर उस केस में फिजिकल वेरिफिकेशन जो है वो कोई भी कर सकता है आफ्टर नेसेसरी अप्रूवल ऑफ कमिश्नर, ठीक है। तो वैसे कमिश्नर या फिर पर्सन ऑथोराइज्ड बाय कमिश्नर, पर अगर किसी छोटे मोटे ऑफिसर को पता चल गया उसने कॉल लगा दिया क्या कमिश्नर को, वो ऑथोराइज नहीं था पर कमिश्नर ने उसे क्या अप्रूवल दे दिया, हाँ जा कर ले तुझे अगर लग रहा है तो फिर सिंपल सी बात है वो भी वेरिफिकेशन कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज अ समरी रिपोर्ट ऑफ एवरी इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट शैल बी रिकॉर्डेड ऑनलाइन बाय प्रॉपर ऑफिसर इन पार्ट ए okay of a prescribed from within 24 hours of inspection, and part B of the said form shall be recorded within 3 days of such inspection। यानी इशारा किस बात की तरफ है कि बॉस पार्ट ए तो तुरंत ही क्या करना पड़ेगा विदिन 24 आवर्स, एंड पार्ट बी जो है शैल बी रिकॉर्डेड विदिन 3 डेज, और उसका एक्सटेंशन आपको और 3 डेज का मिल सकता है अगर कमिश्नर ने परमिशन दिया तो, ठीक है, यस पार्ट बी के लिए। ओके नेक्स्ट इज where physical verification of goods being transported on any conveyance has been done during transit at one place okay within the state or in any other state, so no further physical verification of said conveyance shall be carried out again। सिंपल, एक बार अगर हो गया ना तो वापस बार बार चेकिंग नहीं होगा भाई, कितनी बार परेशान करोगे उसको, ठीक है, यस।
The hard copies of notices orders issued by tax authority may be shown as proof of initiation of action by tax authority by a transporter registered person to another tax authority as and when. तो भाई सिंपल सी बात है, जो भी नोटिस या ऑर्डर पास हुआ है वो मैं दिखा सकता हूँ। नेक्स्ट अगर कोई चेकिंग कर रहा है तो कि भाई ऑलरेडी क्या है, पास होके आया है ऑर्डर या नोटिस भेजा है मुझे, वापस बार बार मत करो भाई, मर जाऊंगा वरना। ठीक है, यस। ओनली सच गुड्स और कन्वेंस शुड बी डिटेन्ड और कॉन्फिस्केटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच देर इज वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी एक्ट। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसा केस है कि 25 कन्वेंस इज कैरिंग 25 कंसाइनमेंट्स और उसमें 20 कंसाइनमेंट्स का डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर है यानी इनवॉइस वगैरह है, 5 का नहीं है, तो फिर 5 को ही डिटेन करो, 5 को ही सीज करो भाई, 25 के 25 को मत लेके जाओ ससुराल। ओके, समझा? तो 5 ही आप लेके जा सकते हैं और उसे क्या है आप डिटेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और ये करने पे दोस्तों सेक्शन 129 का पेनल्टी भी लग जाता है, आगे आएगा ऑफेंसेस पेनल्टीज में। ठीक है, डन। नेक्स्ट इज वेयर अ व्हीकल हैज बीन इंटरसेप्टेड एंड डिटेन फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 30 मिनट्स, द ट्रांसपोर्टर में अपलोड द सेड इन्फॉर्मेशन इन द स्पेसिफाइड फॉर्म इन द कॉमन पोर्टल। तो 30 मिनट से ज़्यादा किसी को डिटेन किया है तो भैया ये आपको डिटेल क्या कैप्चर करनी पड़ेगी जीएसटी पोर्टल के अंदर। ओके, अच्छा, ये एक नया क्या रीसेंट अमेंडमेंट आया था कि दोस्तों अगर आप क्या है कांड करते हो, 4 में से कोई एक कांड करते हो तो भैया सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट ने सीधा बोल दिया है कि आपका पार्ट ए ही मैं ब्लॉक कर दूंगा। यस, ओके फ्रेंड्स, एक छोटा सा काम करना, बस ये पार्ट क्या है लिख देना। कॉन्सेप्ट बुक के अंदर ये मिसिंग है। ये पार्ट लिख देना, बस मिसिंग एज इन मिस हो गया है, माय बैड। ठीक है, तो आज दोस्तों 4 केसेस है, 1 2 3 4। ठीक है, पहला, पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कॉम्पो स्कीम हैज नॉट फर्निश्ड द स्टेटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ सेल्फ असिस्ट टैक्स फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स। लो कर लो बात, कॉम्पो टैक्स पेयर है और 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर से आपने टैक्स ही पे नहीं किया। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव वर्ड बीइंग वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यस। नेक्स्ट इज अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम हैज नॉट फर्निश्ड द रिटर्न्स फॉर 2 टैक्स पीरियड्स। सिंपल। ओके, थर्ड, अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम हैज नॉट फर्निश्ड GSTR1 फॉर any 2 months or quarters as the case may be. And the last is whose registration has been suspended under Rule 21A pending the completion of proceedings for the cancellation of RC. तो आपका RC सस्पेंड हुआ है भाई। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो आज दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है 3B की, यहाँ पे बात हो रही है 1 की। ठीक है, तो अगर क्या एज अ कॉम्पो टैक्स पेयर 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर से भाई तूने टैक्स पे नहीं किया, दूसरा अगर तू एक रेगुलर स्कीम वाला बंदा था तो भैया 2 टैक्स पीरियड से तूने क्या है टैक्स पे नहीं किया, GSTR 3B फाइल नहीं किया। अगर GSTR 1 की बात करें तो QRMP स्कीम हो या MRMP स्कीम हो, MRMP हो तो वही 2 मंथ्स और QRMP हो तो 2 क्वार्टर से भैया 1 फाइल नहीं किया आपने। चौथा, सस्पेंड होके रखा है आपका RC। इन चारों में से कोई भी एक अगर केस है तो भैया गवर्नमेंट ने बोला है कि सिंपल सी बात है, आज मिस्टर बी है, लेट्स से उसने डिफ़ॉल्ट मारे रिटर्न्स में, राइट, तो आज उसका आउटवर्ड सप्लाई जो है ब्लॉक होगा सिर्फ, यानी आउटवर्ड सप्लाई में पार्ट ए फिल नहीं कर पाएगा, पार्ट ए फिल नहीं कर पाएगा तो ई वे बिल जनरेट ही नहीं हो सकता। पर हाँ, कोई बंदिश उसके इनवर्ड सप्लाई पे नहीं है, बिकॉज आज वो बी का इनवर्ड सप्लाई हो सकता है पर ए का तो आउटवर्ड है ना। तो आज बी ने अगर कोई गलत काम किया, उसमें ए का आप आउटवर्ड सप्लाई रोक दोगे, उसको बोल दोगे कि पार्ट ए फिल नहीं होगा, तो वो ए के लिए गलत है कि गलती की बी ने और खामियाजा भुगते ए को। वो गवर्नमेंट को लगा के वैलिड आर्ग्यूमेंट था, बिकॉज गवर्नमेंट ने एक्चुअली पहले इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों पे क्या मना कर दिया था, दोनों पे ब्लॉक डाल दिया था। पर फिर गवर्नमेंट ने बोला नहीं, चलो ठीक है, वी टेक योर पॉइंट एंड क्लियरली क्या है इनवर्ड सप्लाई पे ऐसा कोई क्या है ब्लॉक नहीं है, आउटवर्ड सप्लाई पे ज़रूर है। ठीक है, येस माय डियर फ्रेंड्स। एंड लास्ट माय डियर फ्रेंड्स इज वेरी सिंपल कि आज बहुत सारे क्या है दोस्तों जो ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्या दिमाग लगाते हैं, सुनो,
वो सप्लायर को बोलते हैं भाई तू गुड्स बेच दे, पर मेरे यहाँ पे मत लेके आना, अभी ट्रांसपोर्टर के गोडाउन में रख देना। ओके, और बहुत टाइम तक 2 3 4 महीने तक क्या है, वो लोग वो गुड्स वहीं रखते हैं। फिर जैसे ही उनके गोडाउन में माल खपत हो जाता है, यानी कि माल बिक जाता है, गुड्स बिक जाता है, उसके बाद वो ट्रांसपोर्टर को बोलेंगे कि भाई तू अब लेके आ मेरे गोडाउन के अंदर। तो ऐसे केस में सप्लायर जो है, ओके याद रखना, ओके वो पार्ट ए में ट्रांसपोर्टर का एड्रेस डालेंगे। क्यों? बिकॉज ओके जो रिसीपेंट है उसने भी ट्रांसपोर्टर की जगह को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बना के रखा है, और उसको टाइम टाइम पे यूज करेगा, हर टाइम जब क्या है वो गुड्स वहां पे स्टोर करता है। ठीक है, ये केस। तो आज ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स, ओके ई वे बिल जनरेट होगा, पर एड्रेस आप लिखेंगे किसका? ट्रांसपोर्टर के गोडाउन का। और दूसरा दोस्तों, अगेन ई वे बिल नंबर 2 जनरेट होगा, जहां पे माय डियर फ्रेंड्स, ओके सिंपल सी बात है, ओके जो रिसीपेंट का एड्रेस होगा वो क्लियरली रिसीपेंट का होगा। ठीक है, यस। तो 2 ई वे बिल जनरेट होंगे, 1 और 2। ठीक है, दैट्स इट। तो जनरली टेक्सटाइल ट्रेडर्स में ये पाया गया है कि वो ट्रांसपोर्टर का ही गोडाउन यूज करते हैं फॉर स्टोरेज ऑफ देयर गुड्स ड्यू टू वीक फाइनेंशियल कंडीशंस। The transporter takes delivery of goods and temporarily stores them in the warehouse for further transportation of goods till the consignee or the recipient's taxpayer's premises. In this case, recipient has to declare transporter's godown as additional place of business. तो ये है कि भैया सिंस आप यहाँ पे ही स्टोर कर रहे हो माल, ओके, तो गवर्नमेंट को पता होना चाहिए जब वो रेड वेड मार रहे हैं कि भैया तेरे इसके अलावा और भी कोई जगह है जहाँ पे तू गुड स्टोर कर रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला ये एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, बता के रखना। तो मैं क्या सब जगह छापा मारूंगा, क्योंकि देखूंगा ना कि ये प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, ये एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, वैसा। और दूसरा क्या है कि भैया 2 ई वे बिल जनरेट होगा, एक सप्लायर से ट्रांसपोर्टर के गोडाउन में, और फिर ट्रांसपोर्टर के गोडाउन से रिसीपेंट के गोडाउन में। ठीक है, डन माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे खत्म होता है आपका ई वे बिल चैप्टर। ओके फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं हम लोग रिटर्न्स चैप्टर की। यस दोस्तों, बहुत ज़रूरी है चैप्टर। रीज़न क्या है? वेरी सिंपल कि दोस्तों जो भी क्या है आपने सप्लाई किया है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है कि आप उसका हिसाब किताब दिखाएं, तो ही आप जस्टिफाई कर पाएंगे कि जो आपने टैक्स पे किया है वो सही पे किया है। तो उसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा कितना आपने आउटपुट टैक्स चार्ज किया, दिखाना पड़ेगा कितना आपने आईटीसी लिया है, ओके, दिखाना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर सप्लाई में आपने जीएसटी क्यों पे नहीं किया, बिकॉज शायद वो नॉन टैक्सेबल हो सकता है, शायद वो एग्जेम्प्ट हो सकता है। आर यू गेटिंग इट? यस, ओके। तो दोस्तों मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा क्या कि भाई हु विल फाइल फॉर्म GSTR1 एंड फॉर्म GSTR3P, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट माय डियर फ्रेंड्स। ओके, यस। तो अगर दोस्तों बात हम लोग करते हैं नॉर्मल टैक्स पेयर की, इंक्लूडिंग कैश टैक्सेबल पर्सन, ठीक है, तो फिर आज उसका टैक्स पीरियड कौन सा है? अप्रैल के महीने का। ठीक है, आज उसका टैक्स पीरियड कौन सा है? अप्रैल के महीने का। और उसके अगले महीने क्या है दोस्तों? ओके, 11 तारीख को फाइल करता है क्या? GSTR1। फिर 14 तारीख को क्या है? ऑब्वियसली आपने जिससे माल खरीदा है, जिसने GSTR1 फाइल किया होगा, तो आपके रिसीपेंट के 2B में आ जाएगा क्या? इनवर्ड सप्लाई का डिटेल। ठीक है, अब 20 मई को आपको इंश्योर करना है कि GSTR3B में जो भी आप आउटवर्ड सप्लाई ले रहे हैं, आउटपुट टैक्स दिखा रहे हैं, वो आपने एग्जैक्टली वो होना चाहिए जो GSTR1 में दिखाया था। जो भी ITC ले रहे हैं वो वही होनी चाहिए जो अपने 2B में क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आज आउटपुट टैक्स माइनस ITC नेट पेबल जो भी आएगा वो मुझे पे कर देना है इन कैश, वो मुझे पे कर देना है इन कैश माय डियर फ्रेंड्स। आर यू गेटिंग इट? यस। तो वो केस है, ओके। तो प्लीज इंश्योर करना कि अगले महीने की 20 तारीख को, ओके, अगले महीने की 20 तारीख को आप नेट टैक्स पे कर दे, एंड साथ साथ में क्या है, ओके, नेट टैक्स पेबल आ जाए आपका, और साथ साथ में आप क्या टैक्स भी पे कर दे। ठीक है, तो GSTR3B तो फाइल करना ही है, साथ साथ में मोर इम्पोर्टेंटली टैक्स भी पे करना है। ठीक है, डन। अब दोस्तों जब भी आप GSTR1 दिखाते हो तो उसमें एक B2B सप्लाई दिखानी, एक B2C सप्लाई दिखानी। B2B सप्लाई में क्या है? रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड पर्सन। तो आज उसमें एक होता है इंट्रास्टेट सप्लाई, एक होता है इंटरस्टेट सप्लाई। तो आज माय डियर फ्रेंड्स, ओके, इंट्रास्टेट सप्लाई हो या इंटरस्टेट सप्लाई हो, डजेंट मैटर। ओके,
आपको इनवॉइस वाइज डिटेल्स ही वहां पे फाइल करनी पड़ेगी, आपको इनवॉइस वाइज डिटेल्स ही फाइल करनी पड़ेगी माय डियर फ्रेंड्स। ओके, यस, ओके, परफेक्ट। तो जब मैं बात करता हूँ इनवॉइस वाइज डिटेल्स, तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा माय डियर फ्रेंड्स, ओके, और वो है ये कि ये क्यों करना पड़ेगा, बिकॉज आप जैसे ही इनवॉइस वाइज डिटेल्स डालोगे सिस्टम वो पकड़ लेगा और रिसिपेंट के टू बी में डाल देगा, ठीक है। नेक्स्ट इज B2B के केस में दोस्तों आपको, ओके, स्पेशली अगर मैं बात करूँ इंट्रा स्टेट सप्लाईज की, तो वहाँ पे कंसोलिडेटेड डिटेल्स डालनी है। ओके, हर बंदे का नाम नहीं डालना है, हर बंदे का पैन नंबर नहीं डालना है। क्यों? क्योंकि रिसिपेंट अनरजिस्टर्ड है, उसको ITC चाहिए नहीं, तो अपन क्या क्लब करके ही डिटेल डाल देंगे कि भैया एक साथ हम लोगों ने लेट्स से 100 अनरजिस्टर्ड रिसिपेंट्स को माल बेचा है, सबको 1-1 लाख का बेचा है, तो 100 लाख का सप्लाई किया है, उसमें CGST 9%, SGST 9%, सिंपल, ठीक है। और नेक्स्ट इज इंटरस्टेट सप्लाई, तो यहाँ पे दोस्त सिंपल सी बात है, इनवॉइस वैल्यू अगर है अप टू 2.5 लैक्स, और ये पर ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, पर इनवॉइस की बात कर रहा हूँ मैं, तो फिर उस केस में सिंपल सी बात है, आपको वैसे सभी ट्रांजैक्शंस जो 2.5 लैक्स के नीचे उसको क्लब कर देना है और कंसोलिडेटेड स्टेट वाइज डिटेल्स डालनी है। यानी कि ओके, फॉर एग्जांपल दोस्तों, आप एक रजिस्टर्ड सप्लायर, ओके, कहाँ पे? महाराष्ट्र में, और लेट्स से आपने दिल्ली में क्या है बेचा है, कितने जन को? 100 जन को, और जो एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू है पर पर्सन वो है 2 लाख, तो यहाँ पे आपने किया 200 लाख का धंधा। फिर इस तरह से गुजरात में, ओके, आपने अगेन 100 जन को बेचा है, वहाँ पे एवरेज वैल्यू है, जो एवरेज इनवॉइस वैल्यू है पर ट्रांजैक्शन वो 1 लाख का, तो यहाँ पे आपने 1 करोड़ का धंधा किया। तो इस तरह से आपको क्या है बतलाना पड़ेगा कि बॉस, ओके, दिल्ली में मैंने 100 लाख का धंधा किया है, जिस पे IGST लगेगा और जिस पे प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाएगा क्या? दिल्ली, ठीक है, यस। दूसरा 200 लाख का धंधा, IGST गुजरात, इस तरह से क्या है, उल्टा कर दिया मैंने, इस तरह से क्या है आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी और प्लेस ऑफ सप्लाई भी यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ही क्या है, सप्लायर जैसे ही IGST रिसिपेंट से कलेक्ट करके CG को दे देगा, CG को पता चलेगा कि भैया मुझे किस स्टेट को क्या है वो IGST का 50% वाला पार्ट देना, ठीक है। इसीलिए बोला स्टेट वाइज डिटेल, ठीक है। और स्टेट वाइज का मतलब है प्लेस ऑफ सप्लाई आपको हर स्टेट में जिसमें आपने B2C ट्रांजैक्शन किया है उसका डिटेल देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर इनवॉइस वैल्यू है क्या मोर देन 2.5 लैक्स, तो भैया आपको इनवॉइस वाइज डिटेल्स अलग से सेपरेटली मेंशन करके देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं हम लोग क्या, ओके, एक नोट दिया है जिसमें बोला है केसेस वेयर रजिस्टर्ड पर्सन इज डीबार्ड फ्रॉम फाइलिंग GSTR1 या फिर IFF यानी कि इनवॉइसिंग फर्निशिंग फैसिलिटी। IFF का कॉन्सेप्ट हम लोग दोस्तों सीखेंगे QRMP स्कीम के अंदर, ठीक है, यस। तो दोस्तों यहाँ पे सीन ये है, ओके, कि आज दोस्तों अगर आप इनमें से कोई भी कांड करते हो, इन 5 चीज़ों में से कोई भी कांड करते हो, आपका GSTR1 सीधा ब्लॉक कर दिया जाएगा, आपको फाइल ही करने नहीं मिला। इससे होगा क्या, आप सेल्स कर रहे हो, आप GST चार्ज कर रहे हो, रिसिपेंट आपको क्या अपने जेब से GST दे रहा है, पर रिसिपेंट भड़केगा कब? जब आप GSTR1 ही फाइल नहीं करोगे, तो उसको ITC मिलेगा नहीं, तो वो डंडा मारने आएगा और फिर वो कभी भी क्या है आपसे माल खरीदेगा ही नहीं, और आपकी मार्केट रेपुटेशन बहुत बुरी हो जाएगी कि भाई ये GST ले तो लेता है पर गवर्नमेंट को ओके GSTR1 फाइल नहीं करवाता। फिर आपको धीरे धीरे क्या है आपसे कोई खरीदेगा ही नहीं, बिकॉज मार्केट में आपकी चोर जैसी एकदम रेपुटेशन हो जाएगी। एंड विच इज़ वाई माई डियर फ्रेंड, सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट ने सीधा उसके बिजनेस को टारगेट किया कि ये ऐसे नहीं सुधरने वाला, ठीक है, इसको ऐसे सुधारो, वन ही सीधा डीबार कर दो, ठीक है। ये कब? रजिस्टर्ड पर्सन शेल नॉट बी अलाउड टू फर्निश डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, इन्फॉर्म GSTR1 if he has not furnished the return, inform GSTR3B for preceding months। तो अगर उसने 3B फाइल नहीं किया है तो सीधा 1 पे टारगेट करेंगे, ठीक है, यस। नेक्स्ट इज
A registered person opting for QRMP scheme shall not be allowed to furnish details of outward supply in GSTR1 or IFF if he has not furnished the return in 3B for the preceding tax period. Quarterly होता ना. Yes. Next is intimation under rule 88C to pay or explain the difference in 1 and 3B is received. Okay, intimation under rule 88D has been issued on common portal in respect of tax period. 88C और 88D क्या है, मैं तुरंत आऊँगा उस पर. नेक्स्ट ही है, जरा आप देखेंगे तो 88D एंड 88C. ठीक है, आऊँगा मैं उस पर. नेक्स्ट इज a registered person shall not be allowed to furnish GST if he has not furnished the details of bank account as per the provisions of rule 10A. समझा? यस. तो रूल 10A में दोस्तों जो टाइम लिमिट है विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ आरसी या फिर ओके डेट ऑफ फाइलिंग GSTR1 विच एवर इज अर्लियर, आपने वो डेट के पहले अगर क्या है बैंक डिटेल्स फर्निश नहीं की तो भी आपका क्या GSTR1 फाइल करने से आपको रोक दूंगा. ठीक है, 5 केसेस है. पहला, अगर MRMP स्कीम में हो तो आपने प्रीवियस मंथ का GSTR3 भी नहीं भरा है. QRMP में हो तो प्रीवियस टैक्स पीरियड का नहीं भरा है. 88C 88D में आपको इंटीमेशन आया है. एंड लास्ट इज रूल 10A में क्या है, आपने कंप्लायंस नहीं किया है ऑफ व्हाट, ऑफ फर्निशिंग बैंक डिटेल्स विद इन द टाइम लिमिट विच इज स्पेसिफाइड इन रूल 10A. इन रूल 10A. यस माय डियर फ्रेंड्स. ओके डन. तो ये केस क्या है, याद रखना. अब बेटा याद रखना. ओके यस, ठीक है. नेक्स्ट इज माय डियर फ्रेंड्स वेरी सिंपल. ओके, अगर मैं बात कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स नील रिटर्न्स की. ओके, तो नील रिटर्न में दोस्तों सिंपल सी बात है, आपका उस महीने कोई एक्टिविटी नहीं हो रहा है, और कोई एक्टिविटी नहीं हो रहा है, नहीं कोई एक्टिविटी नहीं होना चाहिए. एग्जाम सप्लाई भी होगा तो भी वो एक एक्टिविटी है, वो रिपोर्ट करना पड़ेगा. पर आपने कोई धंधा ही नहीं किया है. ओके, तो फिर उस केस में सिंपल सी बात है, अब क्या करेंगे, अब GSTR1 नील फाइल करेंगे. ओके, और सीधा क्या है, SMS के थ्रू OTP फैसिलिटी है, वो भी क्या है यूज करके आप बिंदास कर सकते हैं. आपको पोर्टल वोटल खोलने की भी जरूरत नहीं है. ठीक है, डन. नेक्स्ट, GSTR1 कैन बी फाइल्ड ओनली आफ्टर टैक्स पीरियड इज ओवर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे कई बार क्वेश्चंस भी आया है. ओके, कि GSTR1 तभी फाइल कर सकते हैं व्हेन द टैक्स पीरियड इज ओवर. ओके, तो आज अप्रैल का GSTR1 आप कब फाइल करते हो, तो बोला है 1 से लेके 11 मई के बीच में कभी भी. ओके, कभी भी. तो कभी किसी ने पूछा कि अप्रैल का जो टैक्स पीरियड है उसका GSTR1 में अप्रैल में ही फाइल कर सकता हूं क्या? राइट, आंसर इज नो, नहीं कर सकता हूं अनलेस 2 केसेस में आप आते हो. ओके, सबसे पहला, इन केस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ आरसी. तो लेट्स से आपका आरसी कैंसिल हो रहा है अप्रैल में, और आपको चाहिए कि आपका जो भी क्या है ओके रिटर्न फाइलिंग है उस टैक्स पीरियड का वो उसी महीने में हो जाए और नेक्स्ट मंथ तक कुछ जाए ही नहीं, तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है तू कर दे. एंड दूसरा है क्लोजर ऑफ बिजनेस बाय कैजुअल टैक्सेबल पर्सन. यस, तो वो क्या है अगले महीने के लिए नहीं रुकेगा. उसका अगर क्या अप्रैल में वो मुंबई से लेट से गुजरात आता है बिजनेस करने, जहाँ पे उसका कोई फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, 5 दिन रहता है, बिजनेस करता है और चला जाता है, तो फिर वो ओके गुजरात SGST एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होगा. तो भैया उसके तहत जो भी गुजरात में उसने सप्लाईज की है, जहाँ पे CGST SGST आएगा उसका लायबिलिटी, लेट से उसने इंट्रा स्टेट सप्लाई किया है, तो उस सिचुएशन में माय डियर फ्रेंड्स वो उसी मंथ का GSTR1 तो उसी मंथ में फाइल कर सकता है. ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ये बहुत बार पूछी गई है और बहुत बार पूछी भी जा सकती है. ओके, क्या GSTR1 में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हो सकते हैं? डेफिनेटली. ओके, द ड्यू डेट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इन GSTR1 और 3B इज एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न या फिर 30th नवंबर फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर टू विच सच डिटेल्स पर्टेन विच एवर इज अर्लियर. एग्जैक्टली दोस्तों, जो क्या है ITC का है वैसा ही यहाँ पे बात हो रहा है ड्यू डेट का. ठीक है, डन. क्या रिटर्न रिवाइज हो सकते हैं? नहीं बेटा, ये इनकम टैक्स नहीं है, GST है. यहाँ पे रिटर्न रिवाइज नहीं होते, यहाँ पे रिटर्न अमेंड होते हैं. ओके, बेसिकली आप अपने रेक्टिफिकेशन जो है एरर्स के उसमें आपका रिटर्न आप अमेंड कर सकते हो. एंड जो भी क्या टैक्स लायबिलिटी वो अमेंडमेंट के तहत ज़्यादा होती है, आपको पे भी करनी पड़ती है इंटरेस्ट के साथ. ठीक है, यस. तो देर इज नो मैकेनिज्म टू रिवर्स द रिटर्न.
रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इज अलाउड ओके इन सब्सिक्वेंट रिटर्न्स। ओके परफेक्ट। अच्छा अभी रूल 88D क्या है और रूल 88C क्या है वो बहुत ज़रूरी है जानना। तो गवर्नमेंट ने बोला है देखो भाई आपके 3B में आपको क्या डिटेल्स डालनी है, आउटवर्ड सप्लाई इनवर्ड सप्लाई की, माइनस होके आएगा आपका आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी और नेट टैक्स पेबल पे आप पेमेंट करोगे टैक्स। तो बहुत ज़रूरी है 88D बोलता है कि जो भी आप आईटीसी 3B में क्या रिफ्लेक्ट करवाते हो वो वही आईटीसी होना चाहिए जो 2B में क्या है आपका ऑटो पॉपुलेट हुआ है। अगर वो उससे ज़्यादा हुआ यानी यहाँ पे आप लिख रहे हो 10 लाख और 2B में आपका सिर्फ है 6 लाख का अमाउंट, तो फिर सिंपल सी बात है आपको वो 4 लाख एक्सेस अमाउंट पे क्या है या तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा या फिर रिप्लाई फर्निश करना पड़ेगा इन रिलेशन टू अमाउंट ऑफ एक्सेस आईटीसी दैट इज स्टिल रिमेन टू बी पेड। तो आपको क्या है एक एक्सप्लेनेशन एक रिप्लाई फर्निश करना पड़ेगा विथ रीजंस कि क्यों आपने ऐसा आईटीसी लिया है जो भले ही 2B में नहीं है पर आपने फिर भी लिया है। ओके उसके रीजंस बताइए, ठीक है। और ये आपको विद इन 7 days करना है ओके फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच इंटीमेशन, ठीक है डन। और अगर आपने क्या है लेट्स से वेयर नो एक्सप्लेनेशन रीजन इज फर्निश्ड बाय सच पर्सन ओके एंड सिंपल सी बात है where no explanation or reason to be furnished is not found to be acceptable by proper officer। तो या तो आपने क्या है कोई एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं और अगर दिया भी है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं माना गया है बाय प्रॉपर ऑफिसर, तो भैया सिंपल सी बात है 73-74 का क्या है आपको नोटिस भेजा जाएगा। उस नोटिस के बाद आपका डिमांड कंफर्म होगा और डिमांड कंफर्म होने के 3 महीने के अंदर अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो रिकवरी शुरू, ठीक है। तो वापस एक बार क्या है आंख बंद करके सुन लो कि भैया आपने जो भी क्या है 3B में आईटीसी लिया है वो ज़्यादा है इन रिलेशन टू जो 2B में, तो या तो चुपचाप क्या इंटरेस्ट के साथ वो एक्सेस आईटीसी जो आपने लिया है वो पे कर दो या फिर एक्सप्लेनेशन फर्निश करो, पर ये दोनों में से कोई भी एक 7 दिन के अंदर करना है ओके विद इन द डेट यू हैव रिसीव्ड द इंटीमेशन अंडर 88D। ओके अगर आपने ओके सिंपल सी बात है कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है या फिर कोई रीज़न फर्निश नहीं किया है जो एक्सेप्टेबल हो तो फिर सिंपल सी बात है उस केस में 73-74 का सीधा प्रोसीडिंग्स शुरू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 88C में भी दोस्तों बात सिमिलर ही है बस 2B के बदले 1 वाला सीन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई GSTR 1 में ओके आपने ज़्यादा आउटवर्ड सप्लाई दिखाया इन रिलेशन टू जो 3B में आपने दिखाया। 3B में आपने ओके 1 में आपने दिखाया कितना 20 लाख, 3B में आपने दिखाया कितना 10 लाख। तो जब आप इतना कम दिखाते हो ओके 20 लाख का आप दिखाते हो कितना 10 लाख, ठीक है यस। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे ओके सिंपल सी बात है यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स ओके registered person shall be intimated on portal on such difference okay and you should pay the difference of tax amount or explain such difference okay within 7 days from the date of receipt of such intimation okay if the amount is not paid or reply is not reply given is not acceptable by proper officer recovery shall start from okay section 79 right। और यहाँ पे रिकवरी क्यों होगा यहाँ पे 73-74 का नोटिस क्यों नहीं है उसका रीज़न है मेरे बंधु क्योंकि तूने ऑलरेडी क्या है सेल्फ असेस किया है 20 लाख पर तूने पे किया है 10 लाख, तो इसमें मैं किस बात का शोकॉज भेजूं। तू ऑलरेडी एडमिट कर चुका है एक हायर लायबिलिटी जो तूने पे नहीं की है, तो फिर इसमें किस बात का क्या शो मी द कॉज। अरे चुपचाप क्या है यहाँ पे सीधा रिकवरी शुरू हो जाएगा ओके यस। तो ये चीज है ठीक है। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स इज कॉम्पो टैक्स पेयर। कॉम्पो टैक्स पेयर में क्या है छोटा सा अमेंडमेंट आया है दोस्तों ओके देखो कॉम्पो टैक्स पेयर पेमेंट करेगा GST CMT 08 में क्वार्टरली पेमेंट करेगा अप्रैल टू जून का 18 जुलाई, जुलाई टू सितंबर का 18 अक्टूबर, अक्टूबर टू दिसंबर 18 जैन, जनवरी टू मार्च 18 अप्रैल, ये इसका पेमेंट साइकिल है। रिटर्न्स कौन सा फाइल करेगा GSTR 4, पर उसका जो रिटर्न्स का ये ड्यू डेट है अभी 30 अप्रैल नहीं है, अभी है दोस्त 30 जून ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर।
तो अगर आपका 2021 क्या है टैक्स पीरियड है, ड्यू डेट आपका हो जाएगा 30 जून 2021। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज एनआरटीपी, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, तो एनआरटीपी के केस में दोस्तों पेमेंट ऑफ टैक्स तो एडवांस ही होता है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो मिनिमम 5 डेज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आप करते हो। ठीक है, यस। दूसरा दोस्तों क्या है, जीएसटीआर 5 में आप रिटर्न फाइल करोगे, और वो रिटर्न में भी क्या रीसेंट अमेंडमेंट आया था। ओके, पहले अगले महीने की ये क्या 20 तारीख था, 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, पर अब 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ है, और 7 days फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ आरसी विच एवर इज अर्लियर। ओके, ये आ जाएगा। इसका एक छोटा सा क्या मैं एग्जांपल दे देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो मिस्टर एड शेरन जो है वो बेस्ड इन यूएसए है, केम टू मुंबई फॉर अ कॉन्सर्ट एंड रजिस्टर्ड एज एनआरटीपी। द टूर स्टार्टेड इन अप्रैल एंड फिनिश्ड इन जून। तो ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग जीएसटीआर 5। तो दोस्त यहाँ पे 3 टैक्स पीरियड के लिए वो यहाँ था, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, तो आज ओके ये केस है। एंड एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ यहाँ पे, एक सेकंड रुक जाइए। और वो है ये दैट द वैलिडिटी ऑफ आरसी एक्सपायर्स ऑन 30th जून। ठीक है, डन। तो आज अप्रैल का कैसे कैलकुलेट होगा, तो बोला 13th अप्रैल में जो भी सप्लाई की है उसका रिटर्न आप फाइल करोगे 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यानी 13th में। ओके, या फिर 7 days फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ आरसी, राइट, तो 7th जुलाई आ जाएगा, विच एवर इज अर्लियर। 7th जुलाई ये कांस्टेंट ही रहेगा। ओके, बस ये वाला बदलता जाएगा नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो आज यहाँ पे आ जाएगा 13th में 13th जून, और यहाँ पे आ जाएगा 7th जुलाई। ठीक है, डन। इस तरह से दोस्तों क्या है उसका ड्यू डेट आएगा विद रिस्पेक्ट टू जीएसटीआर 5, और ये सब महीने का जीएसटीआर 5 वो फाइल करेगा, तभी जाके याद रखना। इन केस अगर ऐसा होता है कि इसका रिफंड बनता है, यानी कि उसने एडवांस टैक्स पे किया है कितना, लेट्स से 18 लाख, और एक्चुअल में एक्चुअल जो टैक्स लायबिलिटी बनता है उसका वो है लेट्स से 10 लाख, तो भैया 8 लाख का उसको रिफंड तभी मिलेगा जब ये तीनों रिटर्न्स फाइल करेगा। ठीक है, डन। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स इज यूआईएन होल्डर्स। तो दोस्तों यूआईएन होल्डर में आपको बस इतना याद रखना है कि जीएसटीआर 11 वो लोग फाइल करेंगे, इसका कोई ड्यू डेट नहीं दिया है, तो आप याद भी मत रखो। और ये लोग इसीलिए जीएसटीआर 11 में क्या है नोटिफाइड इनवर्ड सप्लाई की डिटेल फाइल करते हैं, सो दैट इनपुट टैक्स जो उनके जेब से गया उनका उनको मिल जाए क्या, रिफंड। ठीक है, अच्छा, टीडीएस डिडक्टर और टीसीएस डिडक्टर के केस में याद रखना, टीडीएस डिडक्टर जीएसटीआर 7 फाइल करता है अगले महीने की 10 तारीख को, और टीसीएस डिडक्टर फाइल करता है जीएसटीआर 8 अगले महीने की 10 तारीख को। अच्छा, टीसीएस डिडक्टर के केस में याद रखना रेक्टिफिकेशन ऑफ ओमिशन या फिर इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स अलाउड है 30th नवंबर ऑफ द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, या फिर एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग। एनुअल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न नहीं, एनुअल स्टेटमेंट, ओके, वो उसका डेट भी क्या है 31 दिसंबर ही है। ओके, विच एवर इज अर्लियर। ये चीज हम लोगों ने टीसीएस चैप्टर में किया था। नेक्स्ट इज ऑनलाइन मनी गेमिंग वाला भी याद रखना दोस्तों। ओके, यहाँ पे जीएसटीआर 5A है, तो जीएसटीआर 5A के अंदर ऑर्डर सप्लायर जो आउटसाइड इंडिया है वो अगर ये सर्विस देता है टू एन अनरजिस्टर्ड रिसिपेंट इन इंडिया, ओके, तो क्लियरली यहाँ पे जीएसटीआर 5 ऑर्डर सप्लायर फाइल करेगा, क्योंकि टैक्स भी वही पे करता है। एंड अगर क्या है ऑनलाइन मनी गेमिंग सप्लायर है दोस्तों, वो किसी भी पर्सन को ये सर्विस देता है तो टैक्स भी सप्लायर ही पे करता है, और जीएसटीआर 5A भी वही फाइल करेगा। ड्यू डेट क्या है अगले महीने की 20 तारीख को। तो जो भी अप्रैल में क्या है उसने सप्लाई दिया उसका हिसाब किताब अगले महीने की 20 तारीख को देना पड़ेगा। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स इज फाइनल रिटर्न। फाइनल रिटर्न के केस में माय डियर फ्रेंड सिंपल सी बात है, नॉर्मल टैक्स पेयर इंक्लूडिंग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हैज बीन कैंसल्ड और सरेंडर्ड। तो आज याद रखना, अगर आपका आरसी या तो कैंसिल हुआ या तो क्या हुआ है सरेंडर हुआ है, दोनों में से क्या है कोई भी एक सिचुएशन हो, डजेंट मैटर। ओके, आप बस इंश्योर करना क्या
GSTR 10 जो है ओके वो फॉर्म नंबर आप क्या है फिल कर देना ओके। और इसका ड्यू डेट क्या आ जाएगा मेरे बंधु, वेरी सिंपल, 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर विच एवर इज लेटर ओके। 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर विच एवर इज लेटर ओके। तो यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे क्या है गलती ये कर देते हैं कि डेट ऑफ कैंसिलेशन ओके जो है बाय द वे लेट्स से 110 एंड दूसरा माय डियर फ्रेंड्स इज डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर जो है फॉर एग्जांपल 112। तो आज इन दोनों में से ओके इन दोनों में से जो भी ओके लेटर डेट होगा विच एवर इज लेटर, पहले उसको सिलेक्ट करो और उसमें से क्या है 3 महीना ऐड करो। पर वो 3 महीना ऐड करना ही भूल जाते हैं ओके। बट विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर विच एवर इज लेटर, और वहां से फिर क्या है जो लेटर डेट है वहां से 3 महीना गिनो ओके। तो क्लियरली यहाँ पे आ जाएगा फिर 11 12 13 और 13 दोस्त क्या है कि पहले आपको फाइनल रिटर्न फाइल कर देना पड़ेगा, जिसके अंदर बाय द वे 29 सबसेक्शन 5 के तहत ओके जो आपने रिवर्स किया ITC उसका हिसाब किताब देखना पड़ेगा। उसी के लिए फाइल किया जा रहा है कि जो भी स्टॉक या कैपिटल गुड्स का आपने ITC ले लिया है और अब यू हैव शट द शॉप, तो वो ITC क्लियरली क्या है ऐसा ITC आपने लिया जो नहीं लेना चाहिए था राइट, क्योंकि उस पर तो आउटपुट टैक्स चार्ज हुआ ही नहीं है। तो फिर गवर्नमेंट बोलता है उसे रिवर्स करो। रिवर्स कैसे करो 29(5) के तहत करो और उसका हिसाब किताब मुझे इस रिटर्न में दिखाओ ठीक है। 29(5) दोस्तों आपको ITC चैप्टर में दिखेगा, 18(4) और 29(5) हम लोगों ने साथ में किया था ठीक है। डन। नेक्स्ट दोस्तों बात कर रहे हैं हम लोग एनुअल रिटर्न की, कि एनुअल रिटर्न ओके बेसिकली ऑल रजिस्टर्ड पर्सन विल फाइल एक्सेप्ट कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, NRTP, ISD, TCS operator, TDS operator, OIDR outside India providing service to unregistered person in India। नंबर क्या है GSTR 9, 31 December of the next financial year is the due date। अब इसमें एक एंगल ये आ जाता है कि every registered person whose books of accounts are subject to GST audit shall also furnish apart from the annual return okay audited annual accounts and RECO statement। जहाँ पे आप रिकंसिलिएशन कर रहे हैं एनुअल अकाउंट्स और आपके एनुअल रिटर्न के बीच में, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो यहाँ पे सप्लाई है वो एक्चुअली जब हम नॉर्मल अकाउंटिंग करते हैं तो वहाँ पे सेल्स ना हो, जो वहाँ पे सेल्स है वो यहाँ पे शायद क्या है आउटवर्ड सप्लाई ना हो ओके ये केस है। तो आज इस केस में माय डियर फ्रेंड्स याद रखना सिंपल सी बात है, एक रिको स्टेटमेंट आएगा जो क्या है गवर्नमेंट को बेसिकली बताएगा कि क्यों ये डिफरेंस का रीजन क्या है ओके परफेक्ट। अच्छा एक चीज और याद रखना, बिलेटेड एनुअल रिटर्न एंड सेल्फ सर्टिफाइड रिको स्टेटमेंट कैन नॉट बी फाइल्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द सेड एनुअल रिटर्न। तो जो भी करना है करो, डिले करो पर 3 साल बाद मत करना, क्योंकि वो फिर क्या है आपसे हक ही छीन लिया जाएगा टू फाइल दैट रिटर्न। तो लेट होगा चलेगा पर 3 साल के बाद नहीं ठीक है। अच्छा फर्स्ट रिटर्न का कॉन्सेप्ट दोस्तों काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है क्या, कि पहली बार रिटर्न फाइल किया है तूने मेरे क्या ओके। तो यहाँ पे दोस्तों जनरली क्या होता है ओके जो भी टैक्स पीरियड आपका होता है आपका ओके रिटर्न अगले टैक्स पीरियड में फाइल होता है। तो फॉर एग्जाम्पल केस क्या हुआ कि आप लायबल हुए रजिस्टर के लिए 26/4 को, आपको ग्रांट हुआ है RC 4/5 को ठीक है यस। तो फिर ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स ओके गवर्नमेंट बोलता है जिस दिन से आप लायबल हुए अप टू द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ RC इस बीच के दरमियान जो भी क्या है सप्लाईज हो रही है ओके वो सबको एक साथ कैप्चर करो GSTR 1 में, एक साथ कैप्चर करो 3B। तो यहाँ पे सब बौखला गए, अरे एक साथ कैसे कैप्चर करेंगे, अप्रैल का मई में फाइल होगा, मई का जून में होगा। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं, जब फर्स्ट रिटर्न फाइल कर रहे हो तो मेरे को सब इकट्ठा इंफॉर्मेशन चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ बिकमिंग लायबल अप टू द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ RC, क्योंकि उसी के रिलेशन में फिर आगे जाके रिवाइज टैक्स इनवॉइस भी इशू होगा ठीक। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है ओके 26/4 से लेके 4 मई तक की जो भी आउटवर्ड सप्लाई है उसका GSTR 1 फाइल होगा 11th मई को, और उसका 3B भी आप टैक्स पे करेंगे 20th मई को
डिड यू गेट इट? यस। ओके, ये केस सेक्शन 46 सिंपल है, इतना ही बोलता है। देख भाई, अगर तू तेरा क्या है, ओके, सेक्शन 39 के तहत 3B है, 44 है एनुअल रिटर्न, ओके, 45 फाइनल रिटर्न और 52 है TCS स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें माय डियर फ्रेंड सिंपल सी बात है, क्या अगर आप ये ओके ये आपने फाइल नहीं किया, यू फेल टू फाइल दिस, तो क्लियरली माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा, ओके, दैट RP शैल फर्निश रिटर्न विद इन 15 days of such notice. Okay, yes. Registered person shall file return within 15 days of such notice. तो आपने अगर इन चारों में से, ये चारों को याद रखना बहुत जरूरी है, ओके, 3B एनुअल रिटर्न, फाइनल रिटर्न एंड TCS स्टेटमेंट, ये अगर टाइम पे फाइल नहीं किया तो एक इंटीमेशन आएगा कि फाइल कर दो। जब भी इंटीमेशन आए उसके 15 दिन के अंदर आपको फाइल कर देना, ठीक है। कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो सीधा क्या है बेटा, सीधा अगर आपने नहीं किया तो सीधा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट लग जाएगा, और फिर गवर्नमेंट क्या है आपका असेसमेंट करेगा और उनके हिसाब से बोला जाएगा कि भैया इतना लायबिलिटी आपको पे करना है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है, डन, ये केस। ओके फ्रेंड्स, अभी करते हैं QRMP स्कीम पे बात। यस माय डियर फ्रेंड्स, ओके दोस्तों, QRMP स्कीम पे बात करें अगर हम लोग तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले फोकस करो इस बात पे दैट इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इफ एग्रीगेट टर्नओवर इज अप टू 5 crores, ओके, इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इफ एग्रीगेट टर्नओवर इज अप टू 5 crores, then in current financial year registered person can opt for QRMP scheme. तो QRMP का फुल फॉर्म क्या है? QRMP का फुल फॉर्म क्या है दोस्त? क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, ओके, क्या है? क्वार्टरली रिटर्न एंड दूसरा है मंथली पेमेंट, ठीक है, डन, ओके। और MRMP स्कीम क्या है? मंथली रिटर्न मंथली पेमेंट, ओके, ये केस। तो भैया रिटर्न का जो क्या है मगजमारी है, जो हिसाब किताब का जो मगजमारी हर महीने होता है, वो गवर्नमेंट ने थोड़ा डिफर करके 1 महीने से बोल दिया 3 महीने बात करो, पर पेमेंट मेरे को हर रोज चाहिए, ठीक है। तो आज दोस्तों यहाँ पे सिंपल सी बात है, ओके, कि बॉस अगर हम लोग बात करते हैं, ओके, क्लियरली इस बात की कि भैया किसे QRMP चाहिए, तो बोला छोटा टैक्स पेयर बोला, तो लास्ट ईयर अगर क्या है 5 करोड़ से नीचे टर्नओवर, तो करंट फाइनेंशियल ईयर में यू कैन गो अहेड विद QRMP स्कीम के हिसाब किताब आप क्या है 3 महीने बाद बिंदास, ओके। अच्छा, और क्या कंडीशन है कि टैक्स पेयर मस्ट हैव फाइल्ड हिज लास्ट रिटर्न ऑन ड्यू डेट, कि जब भी आप QRMP में स्विच करने वाले उसके पहले आपका जो MRMP स्कीम चल रहा था उसमें आपने जो लास्ट ओके रिटर्न है वो ड्यू डेट पे फाइल करना चाहिए, समझा? यस। एक छोटा सा अगर एग्जांपल दूं तो ओके, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया है मैंने कौन सा, जुलाई टू सितंबर वाले क्वार्टर में मैं जा रहा हूँ फॉर QRMP, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोलता है जुलाई के पहले कौन सा टैक्स पीरियड था, तो बोला जून, ओके, तो जून का रिटर्न तुझे टाइम पे फाइल करना चाहिए, ठीक है, यानी कि GSTR 1 होना चाहिए प्रॉपर 11 तारीख को, 11 जुलाई, और GSTR 3 भी 20 जुलाई। अगर ये आपने रिस्पेक्ट किया है तो भैया डेफिनेटली QRMP स्कीम आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट इज registered person does not have to exercise the option every quarter. Once they have taken, it shall continue till you cross 5 crores in current financial year, ठीक है। तो आज सिंपल सी बात है, बार बार आपको एक्सरसाइज नहीं करना, एक बार ले लिया तो कंटिन्यू ही रहेगा टिल द टाइम यू बिकम इनएलिजिबल। और इनएलिजिबल कैसे होंगे? 5 करोड़ आपने करंट फाइनेंशियल ईयर में क्रॉस कर दिया तब, ओके, या फिर सिंपल सी बात है, ओके, आपको मंथली रिटर्न मंथली स्कीम में क्या है वापस लौट जाना है, ठीक है। नेक्स्ट इज दिस स्कीम इज GST बेस्ड, यानी कि अगर मेरी 10 ब्रांच है तो ऐसा नहीं कि एक ब्रांच ने अगर डिसीजन लिया तो 10 ब्रांच पे लागू होगा, लाइक कॉम्पो स्कीम में। कॉम्पो स्कीम हो सब पैन बेस की और सबका पैन एक है, तो एक पैन ने डिसाइड किया तो दैट इज द सेम फॉर ऑल पैन, ठीक है। बट ये GSTN बेस स्कीम, तो आज 10 रजिस्टर्ड पर्सन है तो 10 ने क्या है अपने अपने हिसाब से डिसाइड करने का मौका मिलेगा। किसी को MRMP जाना है MRMP जाओ, किसी को QRMP जाना है QRMP, डजंट मैटर, ठीक है। अच्छा,
मैनर ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन, तो ये ऑप्शन में कब एक्सरसाइज कर सकता है, उसका सही टाइम क्या है? तो गवर्नमेंट ने बोला है, देखो भाई सिंपल सी बात है, ओके, फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ द प्रीसीडिंग क्वार्टर टिल लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर। तो अगर मैं बात करता हूं मेरे बंधु, ओके, जुलाई टू सितंबर की, ओके, यस, जुलाई टू सितंबर वाले क्वार्टर की बात करता हूं, ओके, तो सिंपल सी बात है, यहां पे यू कैन एक्सरसाइज हिज ऑप्शन, ओके, कब? तो बोला है जो भी क्वार्टर आप टारगेट कर रहे हो, ओके, उसके पिछले क्वार्टर में जाओ और फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड मंथ ले लो, ओके, फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड मंथ ले लो, यानी कि अप्रैल मई जून, तो उसमें मई का पहला दिन यानी कि फर्स्ट में टू 31st जुलाई, ओके, टू 31st जुलाई, आर यू गेटिंग इट? यस, ओके, फर्स्ट में टू 31st जुलाई, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है माय डियर फ्रेंड्स, ओके, कॉम्बिनेशन एज इन कि ये बेस्ट पीरियड है, ओके, बेस्ट पीरियड नहीं, ये ओनली पीरियड है रादर जिसके बीच में क्या है, आप कॉम्पोजिशन, आप क्यूआरएमपी स्कीम ले सकते हैं, यानी 1 जुलाई से शुरू होगा अप टू 31 जुलाई, ठीक है, यस, इस बीच में आपको क्यूआरएमपी लेना है तो ले लो, ओके, क्योंकि इसके पहले और इसके बाद आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ठीक है। एक और एग्जांपल मुझे चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, ओके, लेट्स से कौन सा क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर, जैन टू मार्च वाला क्वार्टर, तो बोला है भैया पिछला क्वार्टर देखो कौन सा है, तो भैया वो दिसंबर वाला क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो उसमें सेकेंड मंथ कौन सा है, नवंबर, तो बोला 1 नवंबर से लेके ये क्वार्टर का लास्ट डेट यानी कि क्या है, ओके, 31 जैन, ठीक, यस, इस बीच माय डियर फ्रेंड्स, ओके, इस बीच माय डियर फ्रेंड्स क्लियरली क्या है, सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, आपको क्यूआरएमपी स्कीम ले लेना पड़ेगा, ओके, डन। नेक्स्ट दोस्तों गवर्नमेंट बोलता है, ओके, कि देखो चलो अब ये तो आपने समझ लिया कि एक्सरसाइज कब करोगे, अब 3 तरह की ड्यू डेट्स यहाँ पे आएगी। देखो क्यूआरएमपी की बात करें तो यहाँ पे 3 ड्यू डेट्स आएगी, एक पेमेंट ऑफ टैक्स की ड्यू डेट, दूसरी जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट और तीसरी जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट, समझा? यस, ये सब ड्यू डेट्स यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं क्योंकि ये मंथली पे करना है पर ये दोनों क्वार्टरली फाइल करना है, ठीक है। ये ऑब्वियसली आउटवर्ड सप्लाई है और ये आउटवर्ड और इनवर्ड सप्लाई का मिश्रण है, ठीक है। तो क्या है इनकी ड्यू डेट्स, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। तो दोस्तों जैसे गौर से देखेंगे आप तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं यस पेमेंट ऑफ टैक्स की। तो आपको पेमेंट करना है PMT 06 फॉर्म में और ड्यू डेट है 25 ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, ठीक है। तो 25 ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, सिंपल सी बात है। तो आज अप्रैल का 25 मई का 25 जून, इस तरह से, ठीक है। तो फर्स्ट मंथ का वैसे, सेकेंड मंथ का वैसे, थर्ड मंथ का आपको क्या है, ओके, ऑब्वियसली 3B के साथ ही क्या है पेमेंट करना पड़ेगा और 3B आपका 22 या 24 तारीख को होता है तो अकॉर्डिंगली वैसे आप पेमेंट करवा देना, ठीक है। तो ये है 25 एंड नेक्स्ट इज 22nd 24th। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स कि GSTR 1 कब फाइल होगा। तो GSTR 1 की डिटेल्स दोस्तों सिंपल सी बात है, आप फाइल करेंगे 13th of August, 13th of September एंड 13th of October। अच्छा एक चीज याद रखना, आप जो ये फाइल कर रहे हो, ओके, स्पेशली इन द फर्स्ट 2 मंथ्स उसको IFF बोलेंगे और GSTR 1 आप लास्ट टैक्स पीरियड के रिलेशन में फाइल करेंगे, ठीक है। तो अब मैं बता देता हूँ IFF है क्या, ओके, अभी मौका और दस्तूर आ चुका है। तो बेसिकली सीन क्या था कि आज लेट्स से सप्लायर ने QRMP स्कीम ली है, ओके, पर रिसीपेंट तो आपका MRMP स्कीम में ही है, ठीक है। तो आज रिसीपेंट को दिक्कत हो जाएगी अगर सप्लायर पूरे 3 महीने का लेट्स से अप्रैल मई जून का GSTR 1 सीधा फाइल करेगा, ओके, 13 जुलाई को,
तो रिसिपेंट को प्रॉब्लम आ जाएगी, बिकॉज रिसिपेंट को फिर ये डेटा ऑटो पॉपुलेट होगा 14 जुलाई को। तो आज उसका जो अप्रैल का है, मई का है, ओके जून का तो चलो, अप्रैल और मई का आईटीसी उसको ये दिन पे रिफ्लेक्ट होगा, तो उसका उतना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 2 महीने के लिए बढ़ जाएगा, बिकॉज जेब से टैक्स तो गया पर 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, तो आईटीसी ले नहीं पाएगा। तो ये रिसिपेंट के लिए बहुत बड़ा दिक्कत हो गया। तो फिर रिसिपेंट ने कम्युनिकेट किया मिनिस्ट्री को, तो मिनिस्ट्री एक फॉर्म लेके आया जिसका नाम है IFF, ओके। और उसमें बोला देख भाई अप्रैल और मई के लिए तू एक काम कर, सप्लायर, ओके, तू एक डॉक्यूमेंट फाइल कर जिसका नाम है IFF, जिसमें तुझे सिर्फ और सिर्फ B2B डिटेल्स डालने की जरूरत पड़ेगी, और जिस भी रिसिपेंट का GST नंबर तू डालेगा उसको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा ITC, ठीक है। तो आज IFF फाइल करने का ड्यू डेट क्या है, तो बोला अगले महीने का 13 तारीख, ठीक है, यस। तो इससे क्या है, ये B2B वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और रिसिपेंट को ओके उसी टैक्स पीरियड में मिल जाएगा ITC, उसे 3 महीने का वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये केस था, बट IFF की भी एक कंडीशन है, वो देख लो। तो IFF में दोस्तों गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली बोला है क्या, कि एक चीज याद रखना, ओके, कि द वैल्यू ऑफ सप्लाई इन IFF शैल नॉट एक्सीड 50 लाख पर मंथ, यानी उस मंथ का जो सप्लाई है वो 50 लाख से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। ये छोटे मोटे सप्लायर के लिए ही है, दोस्त बड़े के लिए नहीं है। बड़ा वाला तो जाएगा भी नहीं QRMP में, यस यस। तो ये केस, ओके, तो ये चीज याद करना। एंड जैसे ही क्या है, ओके, IFF में आप डाल दोगे, ओके, वो रिसिपेंट के 2B में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने कोई डिटेल्स कैप्चर की IFF में, तो वो सेम डिटेल्स GSTR1 में फिर फाइल मत करो, GSTR1 में फिर वो रिमाइंडर मंथ है उसी का फाइल, ठीक है। एंड लेट्स से अगर आपने IFF फाइल ही नहीं किया पहले 2 महीने के लिए, लेट्स से क्यों, क्योंकि आपका B2B सप्लाई ही नहीं है, ठीक है, B2C ही है, तो उसमें तो रिसिपेंट को ITC की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो भैया उस केस में पूरा का पूरा डेटा एक साथ GSTR1 में कैप्चर कर, तात्पर्य यही है कि अगर IFF में कैप्चर किया है तो उसका डुप्लीकेशन करके 1 में मत कर, वरना होगा क्या, एक ही ट्रांजैक्शन अब 2 बार दिखाओगे और रिसिपेंट को 2 बार ITC मिल जाएगा और तेरे पास 2 बार लायबिलिटी खड़ा हो जाएगा, ठीक है, यस। बिकॉज IFF और GSTR1 दोनों का डेटा ऐड करके क्या है, GSTR3B का आउटवर्ड सप्लाई का डेटा चेक किया जाएगा कि यहाँ पे तूने दिखाया है क्या 5 लाख, तो वहां पे तुझे दिखाना है 10 लाख, ठीक है, यस। क्योंकि वहां पे क्या है, पूरे मंथ का डिटेल चाहिए बॉस, ठीक है, यस, पूरे क्वार्टर का डिटेल चाहिए, आई एम सो सॉरी, QRMP है तो, ठीक है, दैट्स इट। तो ये चीज क्या है, याद रखना, ओके, परफेक्ट। नेक्स्ट इज GSTR3B। GSTR3B में दोस्तों थोड़ा स्यापा है, और थोड़ा स्यापा ये है कि भैया वैसे तो अगले महीने की 20 तारीख को करते हैं हम लोग, पर QRMP में बोला है ओके अगले क्वार्टर के फॉलोइंग मंथ के 22 या 24 तारीख को हम लोग करेंगे क्या, 3B फाइल, ठीक है, यस। तो अब इसमें पहले फ्रैंकली क्या है, हमको लगता नहीं था कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि 22 किसको एप्लीकेबल और 24 किसको, बिकॉज इट्स अ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, देयर इज नो GST कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व इन दिस एज सच। बट ICAI ने एक बार पूछ लिया था तो अपन तब से क्या है, याद भी रखवा देते बच्चों को, ठीक है, यस। तो याद रखना 22 और 24 में से आपको एक ही डेट याद रखना है किसको एप्लीकेबल है, दूसरा रिमेनिंग है ऑब्वियसली क्या है उसको वो एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने सिंपल क्या है एक चीज कॉमन रखी है कि भैया 24 तारीख वाला याद रखो कि जितने भी ईस्टर्न स्टेट्स है और नॉर्दर्न स्टेट्स है, ओके, नॉर्थ ईस्टर्न नहीं बेटा, ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न, उसको याद करो। तो ईस्टर्न में आपको कौन से याद आएंगे, तो 7 सिस्टर्स हो गए, करेक्ट, प्लस सिक्किम हो गया, तो 8 स्टेट यहाँ पे आ गए, अपने को मिल गए, ओके। प्लस और कौन सा ईस्ट में आता है, वेस्ट बंगाल, ओके, आता है कौन सा और, ओके, बस उतना ही, ठीक है, डन। तो आज यहाँ पे 9 स्टेट्स हो गए, ओके, 7 सिस्टर्स प्लस एक अपना सिक्किम प्लस एक वेस्ट बंगाल, ओके, यस। और यहाँ पे अब सब नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, तो नॉर्दर्न में पहले है ना बीच में दिल्ली को रखो, और दिल्ली किन किन को टच करता है, तो दिल्ली राजस्थान को टच करता है, हरियाणा को टच करता है, यूपी को टच करता है,
अच्छा, यूपी का छोटा भाई कौन है? उत्तराखंड है। ठीक है, ऐसे याद रखा करो। नेक्स्ट इज ओके, नेक्स्ट इज चलो ये एक चीज हो गई कि इतने बॉर्डर को टच करता है वो। अब ऊपर से चालू करो। JNK है, लद्दाख है, फिर नीचे हिमाचल प्रदेश है। ओके, फिर क्या है? चंडीगढ़ है, यूनियन टेरिटरी भी लेना है आपको। ओके, पंजाब है। ओके, ओडिशा है, बिहार है और झारखंड है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आप याद रखो, दिल्ली कौन सी स्टेट्स को शेयर करता है अपनी बॉर्डर? राजस्थान, हरियाणा, यूपी। यूपी का छोटा भाई यूके। फिर ऊपर से आ जाओ। ओके, ऊपर कैसे? JNK, लद्दाख, फिर नीचे पंजाब होए और उसका यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़, साथ साथ में लेना, साथ साथ में लेना। ठीक है, फिर उसके बाद पहाड़ी एरिया में आता है हिमाचल प्रदेश। फिर नीचे 3 आते हैं पिछड़े हुए स्टेट्स। ओके, ओडिशा, बिहार एंड झारखंड। ठीक है, बस इतना याद रखो। ठीक है, इस तरह से दोस्तों क्लियरली हम लोग याद रह जाएगा कि भैया 24 तारीख इन सभी स्टेट्स को एप्लीकेबल है, दूसरे सभी को 22 एप्लीकेबल, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, गोवा है, ये सबको 22 तारीख। ठीक है, डन, दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स। ओके, करेक्ट। तो इसका आ जाएगा 22 या फिर 24। ठीक है, चलो तो एक बार वापस याद करो। ओके, सबसे पहले क्या है? क्रोनोलॉजिकल वाइज जाओ। GSTR 1 तो बोला है अगले महीने की 13 तारीख। ओके, ये हो या IFF। ओके, 30। GSTR 3 भी तो भैया 3B में बोला है क्या? ओके, 22 या 24 तारीख। ठीक है, यस, 22 तारीख या 24 तारीख। 24 तारीख में स्टेट्स याद रख लेना, नॉर्दर्न स्टेट्स प्लस ईस्टर्न स्टेट्स। ठीक है, यस। नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ टैक्स। तो पेमेंट ऑफ टैक्स भी आराम से, ओके, वो 20 तारीख को नहीं है, वो एक्सटेंड कर दिया 25 तारीख, फर्स्ट 2 मंथ्स। ओके, एंड नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स इज क्लियरली 22 या 24 वो 3B के साथ आपको पे कर देना है। ठीक है, डन। तो ये ड्यू डेट्स यहाँ पे हम लोगों ने याद रख ली। परफेक्ट, यस। अब पेमेंट ऑफ टैक्स की 2 मेथड्स है, फिक्स सम मेथड एंड सेल्फ असेस्ड मेथड। तो फिक्स सम मेथड में दोस्तों 2 चीजें होती है। ओके, पहला, आपने प्रीवियस टैक्स पीरियड में आप QRMP में थे या MRMP में थे। ठीक है, वो बहुत जरूरी है जानना। ओके, कि हु फर्निश GSTR 3B क्वार्टरली फॉर द लास्ट क्वार्टर और मंथली फॉर द लास्ट क्वार्टर। वेरी इंपॉर्टेंट, क्वार्टरली फॉर द लास्ट क्वार्टर, मंथली फॉर द लास्ट क्वार्टर। ठीक है, क्या था? मंथली फाइल किया था। ओके, क्या आप MRMP से QRMP में आए हो या आप QRMP से QRMP में हो? ओके, वो कंटिन्यू कर रहे हो बेसिकली। ठीक है, यस। तो आज इस पे डिपेंड करता है पूरा फिक्स सम का कैलकुलेशन। फिक्स सम का मतलब क्या? एक परसेंटेज दिया कि एक एडहॉक परसेंटेज के हिसाब से आपको चलना, और फिर जो भी है रिमेनिंग वो आपको लास्ट मंथ में फिगर आउट कर ले। ठीक है, यस। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं क्वार्टरली की बात करता हूं। ओके, कि लास्ट मंथ, लास्ट टैक्स पीरियड भी आपका एक क्वार्टर था। ओके, मंथ नहीं था। तो आज टैक्स पेड इन कैश इन द लास्ट क्वार्टर फ्रॉम अप्रैल टू जून विल बी CGST 100, SGST 100। तो फिर गवर्नमेंट ने बोला क्या? ओके, और याद रखना दिस इज फॉर 3 मंथ्स। ओके, दिस इज फॉर 3 मंथ्स। ओके, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भैया अभी ये जो क्वार्टर है जुलाई, अगस्त, सितंबर का, उसमें ओके फिक्स सम मेथड के हिसाब से हम लोग ये बोलते हैं कि बॉस आप कुछ कैलकुलेट मत करो, आपका जो भी क्या है लास्ट टैक्स पीरियड का टैक्स अमाउंट था उसका 35% का इंस्टॉलमेंट पहले महीने में भरो, 35% नेक्स्ट मंथ में भरो, और रिमेनिंग जो होगा वो लास्ट में भर दो। ठीक है, तो आज सिंपल सी बात है,
ओके आप हिसाब और ये फिक्स मेथड क्यों हो रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट बोल रहा है देख भाई ओके मैं तुझे क्या बोल रहा हूँ कि हिसाब किताब कब करना है, क्वार्टर के एंड में। तो आज पेमेंट तो तुझे मंथली करना है ना, तो तू वो कैसे करेगा, अगर हिसाब किताब ही 3 महीने के बाद लगाएगा तो तू पेमेंट मंथली कैसे करेगा, राइट। तो उसका गवर्नमेंट ने क्या है एक सिंपल सा सुझाव दिया, ठीक है। सुझाव ये दिया कि भाई हम एक फिक्स परसेंटेज रखेंगे, ठीक है। और वो फिक्स परसेंटेज गवर्नमेंट आइडियली रखना चाहता था 33%, 33 पर ऑब्वियसली यार गवर्नमेंट ने फॉर ईज ऑफ कंप्यूटेशन पर्पस 33 का 35 कर दिया, ठीक है। तो 35 और फिर रिमेनिंग लास्ट 30, ठीक है। और 35% किसका लेना है, लास्ट टैक्स पीरियड के टैक्स अमाउंट का, ठीक है। तो सीजीएसटी कितना था 100, तो आप इस मंथ में सिर्फ उसका जो 1/3 है ओके 33 के बदले 35 वो ले लो, यानी कि 35 रुपया भर दो, ठीक है। नेक्स्ट मंथ में भी 35 रुपया भर दो, और फिर लास्ट मंथ में तो कंप्यूटेशन वैसे ही करने वाले हो आप, आपको पता ही है कि एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी कितना है। तो जो भी वो टैक्स लायबिलिटी होगा माइनस जो आपने पे किया है वो आप क्या है उस वक्त पे कर दो, ठीक है। दैट्स इट। अच्छा अगर लास्ट आपका क्या है एमआरएमपी था, यानी कि लास्ट टैक्स पीरियड ही आपका क्वार्टर नहीं था, मंथ था, तो लेट्स से सीजीएसटी 50 एसजीएसटी 50, तो ये एक मंथ का लायबिलिटी था, 3 मंथ का नहीं, 1 मंथ का। तो गवर्नमेंट ने बोला है भाई तो फिर उसको 100% ही ले ले, okay, जुलाई में जो तू टैक्स भरने वाला उसका 100% ही ले ले। इसका 1/3 कैसे करूं, सिंपल कैलकुलेशन का लॉजिक क्या था इसके पीछे कि ये 3 मंथ्स का डेटा है, तो 3 मंथ्स के डेटा को अपने को 1 मंथ का डेटा करना है तो 1/3 कर देते हैं भाई, ठीक है। क्या कर देते हैं 1/3 कर देते हैं, ओके। और अगर इसकी बात करें तो ये डेटा ही कितना है 1 मंथ का है, और हमको यूज भी करना है 1 मंथ में ही, तो चुपचाप एज इट इज ही ले ले। तो जो भी तेरा टैक्स लायबिलिटी था वही क्या है पे कर दे चुपचाप जुलाई में, वही तू पे कर दे क्या 100% अगस्त में, और फिर जो रिमेनिंग लायबिलिटी होगी वो पे कर दे क्या नेक्स्ट 22 या 24 सितंबर को, ठीक है। ओके तो इस तरह से कंप्यूटेशन होगा। नेक्स्ट इज सेल्फ असेसमेंट मेथड। ये बेसिकली मेथड क्या है, वेरी सिंपल, यहाँ पे मैन्युअली आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उस मंथ में कितना आउटवर्ड सप्लाई है, कितना आईटीसी है, एंड पे कर दो, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, आप जानकर ये हैरान होंगे कि प्रैक्टिकली ये वाला मेथड सब लोग लेते हैं, बिकॉज सब लोग को क्या मंथली कैलकुलेट करने की आदत ही है, तो वो लोग मंथली कैलकुलेट कर देते हैं। बस रिटर्न फाइलिंग का क्या है, जो सियापा है वो थोड़ा क्वार्टरली हो जाता है, तो उनको सीए को फीस कम पे करना पड़ता है, राइट। पर वो लोग मंथली पेमेंट क्या है हर वक्त हिसाब किताब लगाते हैं, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, और पे कर देते, ठीक है। तो इसमें वही है और कुछ नहीं है कि हर मंथ के एंड पे आपको बैठना ही है, इट्स जस्ट दैट आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो, आपको हिसाब तो फिर भी लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स इज इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स। तो यहाँ पे दोस्तों गवर्नमेंट ने बोला है क्या कि देख भाई अगर केस ऐसा होता है कि जुलाई का जो है ओके टैक्स लायबिलिटी आपने जज किया था 35 पर वो निकला 50, ठीक है। तो आज जो 15 रुपया एक्सेस में आया आप उस पे इंटरेस्ट पे नहीं करोगे, आप उस पे इंटरेस्ट पे नहीं करोगे, समझा, यस ओके। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं अगस्त की। तो अगस्त में भी क्या है 35 था, अब यहाँ पे 40, तो ये जो 5 रुपए एक्सेस आपको पे करना है नो इंटरेस्ट। क्यों, क्योंकि यार फिक्स सम मेथड में हम लोग एस्टिमेशन पे पूरा काम कर रहे हैं, तो डिफरेंस तो आने ही वाला है। तो आपको इंटरेस्ट इस बात पे नहीं लगेगा कि एक्चुअल में और क्या है आपने जो अज्यूम किया था उसमें डिफरेंस है, नहीं, आपको इंटरेस्ट इस बात का लगेगा कि भैया ये जो आपने 35 रुपये अज्यूम किया है वो आपको 25 अगस्त को पे करना चाहिए था, वो आपने लेट से 30 अगस्त को पे किया, तो 5 दिन का लगेगा इंटरेस्ट। तो ड्यू डेट से लेट पे करोगे तो लगेगा, पर जो एस्टिमेशन है उसमें और एक्चुअल में जो डिफरेंस है उस पर नहीं आएगा कभी भी इंटरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं लेट फीस की। लेट फीस के केस में AK-47(1), AK-47(2). 47(1) में बात हो रही है GSTR 1 और 3B की। तो अगर ओके नील रिटर्न है या फिर आपका टैक्स पेबल 3B में नील है, तो गवर्नमेंट ने बोला ज्यादा मैं परेशान नहीं करूंगा, 100 रुपया प्रतिदिन
मैक्सिमम 250 विच एवर इज लोअर। ओके, तो 100 रुपया प्रतिदिन है, हायर लिमिट है 250 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों के टैक्स लायबिलिटी अगर आता है फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें 3 स्लैब होंगे, एक है अप टू 1.5, एक है 1.525 और एक है क्या मोर देन 5। ओके, तो 1.5 ऐसा रखो। ओके, कॉम्बो का लिमिट और इसका सेम ही है। ठीक है, तो 1.5 से शुरू होगा अप टू 1.5, 1.5 तो 5 पे खत्म होता है वो, तो 5 से ही शुरू होगा, नेक्स्ट लिमिट 5 करोड़। तो अप टू 1.5, 1.5 से 5, मोर देन 5। ठीक है, डन, दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स इट। ओके, तो यहाँ पे दोस्त मैं सिर्फ इतना ही बात बोलूँगा कि अगर अप टू 1.5 बात हो रही है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है 25 रुपया प्रतिदिन और 1000 विच एवर इज लोअर। ठीक है, नेक्स्ट इज अगर आपने एक्सीड किया है 1.5 अप टू 5, तो भैया 25 रुपया प्रतिदिन और 2500 विच एवर इज लोअर, ये भी याद रखना। नेक्स्ट इज माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप एक्सीड करते हो 5 करोड़ को, तो 25 रुपया प्रतिदिन और 5000 विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को याद रखना। ओके, 1000, 2500, 5000। ओके, ये इसका 2.5x है और ये इसका 5x है। ओके, परफेक्ट है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, यस, नेक्स्ट इज अगर कॉम्पो टैक्स पेयर की बात करो, ओके, तो कॉम्पो टैक्स पेयर के केस में माय डियर फ्रेंड्स अगर नील है तो जो नॉर्मल टैक्स पेयर को है वही सेम यहाँ पे आ जाएगा एप्लीकेबल। और यहाँ पे दोस्त बहुत सिंपल सी बात है, ये भी रटने की जरूरत नहीं है। इनका जो पहला है अप टू 1.5 वाला, बिकॉज मोर देन 1.5 तो कॉम्पो आएगा ही नहीं, तो उसका जो है दोस्तों 25 रुपया प्रतिदिन और अप टू 1000 रुपीज, तो वो ही यहाँ पे क्या है एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट इज NRTP। ओके, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, बात हो रही है GSTR 5 की। ठीक है, तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड सिंपल सी बात है। ओके, नील रिटर्न की बात करूँ तो 10 रुपया प्रतिदिन, पर यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। बाहर वाला बंदा है ना, देख विदेशी और देसी में फर्क तो करेंगे अपन। ठीक है, और विदेशी का लिमिट 5000 से बढ़ाती है, और यहाँ पे अगर क्या है पेएबल है तो 25 रुपया 5। ओके, 5000 विच एवर इज लोअर। ठीक है, डन। एंड लास्ट इज माय डियर फ्रेंड्स, ओके, कि अगर बात करते हैं ISD की, अगेन 25 रुपया प्रतिदिन, 5000 विच एवर इज लोअर। TDS कलेक्टर तो भैया 25 रुपया प्रतिदिन, 1000 विच एवर इज लोअर। एंड TCS कलेक्टर 100 रुपया प्रतिदिन और 5000 विच एवर इज लोअर। और याद रखना यहाँ पे जो भी हम लोग बात कर रहे हैं वो सब CGST की लेट फी को ही रिप्रेजेंट करता है। इसका जितना अमाउंट CGST में लगेगा उतना ही SGST में लगेगा। ठीक है, पर आप टेंशन मत लो, आपको क्या है वो याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये इन्फॉर्मेशन था। ओके, एक बार वापस ये पूरे चार्ट को याद करते हैं। चलो, सबसे पहले दोस्तों, ओके, सिंपल सी बात है। ओके, AK-47(1), AK-47(2), 47(2) अब तक डिस्कस नहीं किया, 47(1) बात करते हैं। तो उसमें एक है जब कोई बिजनेस ही नहीं हुआ या फिर आपका GST का रिटर्न नहीं है, लेट्स से एग्जाम सप्लाई था या आउटपुट टैक्स माइनस ITC ये नॉक ऑफ हो रहा था या ITC ज्यादा था, तो उस केस में गवर्नमेंट बोलता है लायबिलिटी क्वेश्चन में नहीं आता, तो 10 रुपया प्रतिदिन, मैक्सिमम 250। अच्छा, अगर लायबिलिटी आता है तो 3 क्लॉज, अप टू 1.5, 1.5 से 5, 5 से ज्यादा। ओके, 25 रुपया सब में आ जाएगा, बस नीचे का लिमिट चेंज होगा। एक है 1000, एक है 1000 का 2x 2500 और फिर है क्या 5000। ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं कॉम्पो और NRTP की। कॉम्पो के केस में बेटा बिल में सेम है एज नॉर्मल, और ओके जो टैक्सेबल भी है उसमें भी सेम एज नॉर्मल, जो पहला स्लैब रेटेड 25 रुपया या फिर 1000। ओके, NRTP के केस में दोस्तों ओके सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर नील हुआ तो उसमें क्वेश्चन ही नहीं आएगा। ओके, नील में 10 रुपया ही है, टैक्सेबल में 25 रुपया ही, बस लिमिट जो है अपन कर देंगे ज्यादा, हाईएस्ट इनफैक्ट, यानी कि 5000, बिकॉज ये गोरा है और गोरों को हम लोग नहीं छोड़ेंगे, इतने साल परेशान किया। ठीक है, नेक्स्ट इज ISD, TDS, TCS कलेक्टर। तो आज दोस्तों ISD कलेक्टर में याद रखना सिंपल सी बात है, 25 रुपया प्रतिदिन, मैक्सिमम 5000। TDS कलेक्टर में 25 रुपया प्रतिदिन, मैक्सिमम 1000। TCS कलेक्टर में 100 रुपया प्रतिदिन, मैक्सिमम 5000। ठीक है, यस। तो इस तरह से मुझे लगता है आपको अगर याद रखने में डिफिकल्टी होगी तो ये तीनों ही होगी, पर इसको 2-3 बार लिखेंगे तो डेफिनेटली क्लियर चीजें हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा एक तरीका है, TDS का सेक्शन है कितना 51, आप याद रखो कि उसका लायबिलिटी जो होगा लेट फी का वो होगा उसका उल्टा। ओके, यानी 15 नहीं पर 25, एटलीस्ट वो 100 रुपये वाला एलिमेंट हट जाता है, बिकॉज आपको पता है तो 25 होगा या तो 100 होगा,
तो इस तरह से आप कुछ याद रख के फिगर आउट कर सकते हो, ठीक है। बस इसका लोअर लिमिट याद रखना, ठीक है। दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स, ये होता है आपका रिटर्न्स चैप्टर खत्म। एंड हियर वी एंड माय डियर फ्रेंड्स रिटर्न्स, ओके, वेयर यू हैव डिस्कस रिटर्न्स ऑफ एवरी एसएससी एंड एट द सेम टाइम लेट फी भी, ठीक है। क्यूआरएमपी स्कीम में दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं वो लिमिट के आते हैं, वो एक्सरसाइजिंग ऑप्शन की डेट्स के आते हैं, एंड वो ड्यू डेट्स के आते हैं। तो ये तीनों चीज़ें अच्छे से याद रखना।